चैप्टर एग्रीकल्चर। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है जो हर देश के इकोनॉमिक फाउंडेशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 10 क्लॉज 1 के हिसाब से एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स फ्री रखा गया है। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति का इनकम एग्रीकल्चर से है तो उसको गवर्नमेंट के इनकम टैक्स के दायरे में नहीं लिया जाता। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। रोजगार और लिवलीहुड। भारत में 50% से ज़्यादा लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंस के समय 85% लोग गांव में रहते थे और अपनी लिवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते थे। एग्जाम्पल, आज भी विलेज में लोग फार्मिंग करते हैं और साथ में डेयरी या स्मॉल स्केल फिशरीज भी चला रहे हैं जो उनकी इनकम का सोर्स बनता है। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी देखते हैं। एग्रीकल्चर इंडिया के जीडीपी में 17% का योगदान देता है। ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है जो रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करता है। अब बात करते हैं इंडिया की रैंकिंग और प्रोडक्शन। एडिबल ऑयल। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एडिबल ऑयल का। टॉप प्रोड्यूसर स्टेट्स को देखें तो गुजरात ग्राउंड नट ऑयल के लिए, उत्तर प्रदेश मस्टर्ड ऑयल के लिए, मध्य प्रदेश सोयाबीन ऑयल के लिए। एग्जाम्पल, अगर आप गुजरात में देखें, वहाँ गिर सोमनाथ और जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट ग्राउंड नट के प्रोडक्शन के लिए मशहूर है। ये ग्राउंड नट ऑयल बनाने में यूज होता है। ऑयल सीड्स। इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग कंट्री है। फिश प्रोडक्शन की बात करें तो भारत सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है दुनिया में। एग्जाम्पल, केरला और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट फिशरीज में स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन देती है। केरला के बैक वाटर और वेस्ट बंगाल का सुंदरबन रीजन इसका एग्जाम्पल है। मिल्क प्रोडक्शन। इंडिया 1998 से दुनिया का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है। भारत दुनिया के टोटल मिल्क का 20% प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल, अमूल का गुजरात बेस्ड मॉडल इंडिया के व्हाइट रिवॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। इससे रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा और डेयरी फार्मिंग का प्रोडक्शन प्रमोशन हुआ। राइस एक्सपोर्ट। भारत लास्ट 5 ईयर से दुनिया का लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर है। वेस्ट बंगाल के सुंदरबन और पंजाब के खेत हाई क्वालिटी बासमती राइस के लिए फेमस है। बोवाइन पॉपुलेशन। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी बोवाइन यानी कि कॉ, बफेलो एक्सेट्रा पॉपुलेशन है। अब बात करते हैं इंपोर्ट्स और डोमेस्टिक इंटरेस्ट के बारे में। वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट्स। भारत वेजिटेबल ऑयल का लार्जेस्ट इंपोर्टर है। 70% एडिबल ऑयल कंजप्शन इंपोर्ट किया जाता है। एग्जाम्पल, पाल्म ऑयल काफी मात्रा में इंडोनेशिया और मलेशिया से इंपोर्ट किया जाता है। पल्सेस इंपोर्ट। पल्सेस इंपोर्ट सेकेंड हाईएस्ट है और फ्रेश फ्रूट्स इंपोर्ट में थर्ड रैंक पर है। स्पाइसेस इंपोर्ट सबसे कम है। एग्जाम्पल, अरहर यानी कि तूर दाल का प्रोडक्शन कम होने पर गवर्नमेंट मोजाम्बिक और तंजानिया से इंपोर्ट करती है। कस्टम ड्यूटीज। गवर्नमेंट ने एडिबल ऑयल पर कस्टम ड्यूटीज लगाई है। रीजन, डोमेस्टिक ऑयल क्रशिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए और फार्मर को फेयर प्राइस इंश्योर करने के लिए। एग्जाम्पल, गुजरात में एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के डेवलपमेंट काफी ज्यादा है। कस्टम ड्यूटी से उन्हें प्रोटेक्शन मिलता है। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी, वो काम जो नेचुरल रिसोर्सेज के डायरेक्ट यूज से होता है, जैसे फार्मिंग, फिशरीज, फॉरेस्ट्री। कस्टम ड्यूटीज, एक टाइप का टैक्स जो इंपोर्टेड गुड्स पर लगता है। ये डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को कंपटीशन से बचाता है। बोवाइन प्रोडक्शन, कॉज, बफेलोज और अदर केटल एनिमल्स के ग्रुप को बोवाइन पॉपुलेशन कहते हैं। तो हमने सीखा एग्रीकल्चर सिर्फ एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बल्कि इंडिया के कल्चर और ट्रेडिशन का एक हिस्सा है। इसका जीडीपी में योगदान और लोगों की लिवलीहुड में इम्पोर्टेंस दिखता है कि ये सेक्टर हमेशा फोकस में होना चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे कस्टम्स ड्यूटीज और टैक्स फ्री इनकम
फार्मर और इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल, व्हाइट रिवॉल्यूशन और अमूल मॉडल का सक्सेस दिखाता है कि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट का कितना जरूरी है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर सेंसस की। एग्रीकल्चर सेंसस एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा हर 5 साल में एक बार कंडक्ट होती है। इसका मेन एम है एग्रीकल्चर के स्ट्रक्चर और पैटर्न को समझना। पहली सेंसस 1970-71 में हुआ। आखिरी सेंसस, जिसे कि 11th सेंसस भी कहते हैं, 2021 से 22 में। अब कुछ की कॉन्सेप्ट और डेफिनेशंस को देखते हैं। ऑपरेशनल होल्डिंग डेफिनेशन: वो जमीन जो एग्रीकल्चर के लिए यूज की जा रही हो, चाहे पूरी या थोड़ी सी। एग्जाम्पल, एक किसान के पास 5 एकड़ की जमीन है, उसमें से 3 एकड़ पर खेती होती है और 2 एकड़ अनकल्टिवेटेड है, फिर भी वो पूरा ऑपरेशनल होल्डिंग काउंट होता है। ऑपरेटेड एरिया डेफिनेशन: इसमें कल्टीवेटेड और अनकल्टीवेटेड दोनों टाइप की लैंड इंक्लूड होती है, बस कुछ हिस्सा एग्रीकल्चर के लिए यूज होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर किसी के पास 8 एकड़ की जमीन है जिसमें 5 एकड़ पर खेती और 3 एकड़ अनकल्टीवेटेड है, तो वो पूरी ऑपरेटेड एरिया कहलाएगी। अब बात करते हैं साइज, क्लासेस और ग्रुप ऑफ होल्डिंग्स की। मार्जिनल, बिलो 1 हेक्टर लैंड। स्मॉल, 1 से 2 हेक्टर लैंड। सेमी मीडियम, 2 से 4 हेक्टर। मीडियम, 4 से 10 हेक्टर। लार्ज, एबव 10 हेक्टर। रियल लाइफ एग्जाम्पल: मार्जिनल फार्मर, एक किसान के पास 0.8 हेक्टर जमीन है जिसमें वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए खेती करता है। मीडियम फार्मर, जैसे एक किसान के पास 8 हेक्टर की जमीन है जिसमें वो कमर्शियल क्रॉप जैसे शुगर कैन और कॉटन उगाता है। स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड को देखते हैं। ये एक कलेक्टिव फार्मिंग मॉडल है। इसमें मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और एक साथ एग्रीकल्चर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इसकी एडवांटेज की बात करें तो कॉस्ट शेयरिंग से इनपुट कॉस्ट कम होता है, एडवांस मशीनरी का यूज करना अफोर्डेबल हो जाता है, मार्केट एक्सेस बेटर होता है। एग्जाम्पल, तमिलनाडु ने विलुपुरम डिस्ट्रिक्ट में स्मॉल फार्मर ने एक SFLF मॉडल एडॉप्ट किया, मशीनरीज और इरिगेशन के लिए कलेक्टिव इन्वेस्ट किया और बेटर यील्ड हासिल की। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेंसस, प्लानिंग एंड पॉलिसीज। सेंसस से गवर्नमेंट को पता चलता है कि फार्मर के पास जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है और उनके लिए कौन सी स्कीम बनानी चाहिए। एग्जाम्पल, मार्जिनल और स्मॉल फार्मर के लिए स्कीम जैसे PM किसान और फसल बीमा योजना का बेस इस सेंसस के डाटा से बनाया गया। स्ट्रक्चरल चेंजेस का एनालिसिस देखते हैं। सेंसस से पता चलता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या चेंजेस हो रहा है, जैसे लैंड फ्रेगमेंटेशन और मैकेनाइजेशन। इक्विटी इन रिसोर्सेस, सेंसस डाटा से गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि जमीन और एग्रीकल्चर रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन फेयर हो। अब कुछ की टर्म्स और एक्सप्लेनेशंस को देखते हैं। ऑपरेशनल होल्डिंग एंड ऑपरेटेड एरिया का डिफरेंस। ऑपरेशनल होल्डिंग वो जमीन जो ऑपरेशनल पर्पज के लिए होती है, खेती या रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए। ऑपरेटेड एरिया, इसमें ऑपरेशनल होल्डिंग के अंदर का पूरा एरिया काउंट होता है, चाहे वो कल्टीवेट हो या ना हो। साइज, क्लासेस का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। फार्मर को उनके लैंड साइज के बेसिस पर कैटेगराइज करना और उनके इश्यूज टारगेट करना। एग्जाम्पल, मार्जिनल फार्मर के पास कम जमीन होती है, इसलिए उन्हें क्रेडिट और सब्सिडीज की ज्यादा जरूरत होती है। तो हमने ये सीखा, एग्रीकल्चर सेंसस एक डाटा ड्राइवन टूल है जो एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम और पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। पॉलिसीज जैसे PM किसान, लॉन वेवर और इरिगेशन स्कीम का बेस इसी डाटा पर होता है। SFLF मॉडल जैसे इनोवेटिव अप्रोचेस मार्जिनल फार्मर के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जो फ्यूचर के लिए सस्टेनेबल फार्मिंग के प्रोस्पेक्ट्स को बेटर बनाता है। अब बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज की। क्रॉपिंग टर्मिनोलॉजी।
क्रॉपिंग टेक्निक्स एग्रीकल्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो लैंड यूटिलाइजेशन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। ये टेक्निक फार्मर्स के लिए बेटर इनकम और सस्टेनेबल फार्मिंग इंश्योर करता है। फर्स्ट, क्रॉपिंग इंटेंसिटी। एक पार्टिकुलर पीस ऑफ लैंड में एक साल में कितनी बार क्रॉप ग्रो की जा रही है उसे क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहते हैं। इसकी फॉर्मूला की बात करें तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी इक्वल टू ग्रोस क्रॉप एरिया अपॉन नेट सोन एरिया इंटू 100। एग्जाम्पल, अगर एक फार्मर अपनी लैंड पर एक साल में 2 क्रॉप ग्रो करता है जैसे खरीफ और रबी, तो उसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी 200% होगी। इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो ज्यादा क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब लैंड का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन और ज्यादा फूड प्रोडक्शन। क्रॉपिंग पैटर्न, किस एरिया में किस टाइम पर कौन से क्रॉप ग्रो हो रहे हैं उस पैटर्न को क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं। एग्जाम्पल, पंजाब में व्हीट और राइस का क्रॉपिंग पैटर्न फॉलो होता है। तमिलनाडु में पेडी और शुगर केन का क्रॉपिंग पैटर्न कॉमन है। इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये फार्मिंग प्रैक्टिसेस को लोकल क्लाइमेट और सॉइल कंडीशन के हिसाब से एलाइक करता है। अब बात करते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। एक ही लैंड पर एक साल में 2 या ज्यादा क्रॉप ग्रो करना ऑर्डरली सक्सेशन में। एग्जाम्पल, बिहार में मेज यानी कि खरीफ के बाद पोटैटो यानी कि रबी और फिर ओनियन जैद उगाई जाती है। इसकी एडवांटेज की बात करें तो लैंड का ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है, फार्मर की इनकम बढ़ती है। इंटरक्रॉपिंग, 2 या ज्यादा क्रॉप एक ही फील्ड पर एक साथ ग्रो करना लेकिन अलग अलग रो अरेंजमेंट के साथ। एग्जाम्पल, मेज और मूंग को एक साथ ग्रो करना। मेज टॉल क्रॉप है और मूंग लो हाइट की क्रॉप है। दोनों का ग्रोथ एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करता। एडवांटेज, पेस्ट और डिजीज का स्प्रेड कम होता है, सॉइल न्यूट्रिएंट्स का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है। मिक्स्ड क्रॉपिंग, जिसे कि पॉलीकल्चर भी कहते हैं, एक ही फील्ड पर अलग अलग क्रॉप्स को बिना रो अरेंजमेंट के ग्रो करना। एग्जाम्पल, व्हीट और ग्राम को एक ही फील्ड में ग्रो करना। इसका एडवांटेज की बात करें तो अगर एक क्रॉप फेल हो जाए तो दूसरे से कुछ प्रोडक्शन हो जाता है। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन में मदद मिलती है। स्ट्रिप क्रॉपिंग, क्रॉप को अल्टरनेट पैरेलल स्ट्रिप में ग्रो करना। एग्जाम्पल, कॉटन और ग्राउंड नट को अल्टरनेट स्ट्रिप्स में कल्टीवेट करना। इसकी एडवांटेज की बात करें तो सॉइल इरोजन को कंट्रोल करता है। एक स्ट्रिप के क्रॉप रेसिड्यू दूसरे क्रॉप के सॉइल फर्टिलिटी को इनहेंस करता है। अब बात करते हैं कंटूर बंडिंग। स्लोपिंग लैंड पर एलिवेशन कंटूर लाइन को फॉलो करते हुए प्लॉगिंग और प्लांटिंग करना। इसका पर्पज ये है कि हैवी रेनफॉल के समय वाटर रन ऑफ और सॉइल इरोजन को रिड्यूस करता है। एग्जाम्पल, वेस्टर्न घाट में फार्मर कंटूर बंडिंग यूज करते हैं जहां हैवी रेनफॉल होता है। इसकी एडवांटेज देखें तो सॉइल मॉइस्चर कंजर्व होती है, वाटर फ्लो स्लो होता है जिससे फर्टिलिटी लॉस कम होता है। अब रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं, इंटरक्रॉपिंग का एग्जांपल देखते हैं। महाराष्ट्र के कॉटन फार्मर्स अपने फील्ड में पिजन पी यानी कि तूर दाल को इंटरक्रॉपिंग के रूप में यूज करते हैं। कॉटन पेस्ट को अट्रैक्ट करता है लेकिन पिजन पी पेस्ट रेसिस्टेंट होती है। मिक्स्ड क्रॉपिंग का एग्जांपल, राजस्थान में बाजरा और मूंग को मिक्स क्रॉपिंग के रूप में ग्रो किया जाता है क्योंकि दोनों क्रॉप ड्राउट रेजिस्टेंस हैं। कंटूर बंडिंग एग्जांपल, उत्तर प्रदेश के फार्मर स्टीप स्लोप पर कंटूर बंडिंग से वाटर कंजर्वेशन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं ये प्रैक्टिसेस क्यों इंपॉर्टेंट हैं। सस्टेनेबिलिटी, ज्यादा लैंड प्रोडक्टिविटी के लिए ये प्रैक्टिसेस सस्टेनेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। इनकम स्टेबिलिटी, फार्मर के रिस्क को कम करता है, जैसे मिक्स्ड क्रॉपिंग से क्रॉप फेल्यूर के बाद भी इनकम का कुछ सोर्स बचा रहता है। इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स, सॉइल इरोजन, न्यूट्रिएंट्स डिप्लीशन और वाटर लॉस को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तो हमने ये सीखा क्रॉपिंग टेक्निक्स जैसे इंटरक्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग और कंटूर बंडिंग का यूज फार्मर के इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल चैलेंजेस को टैकल करने में मदद करता है। आज के टाइम में फार्मिंग में इनोवेशन और साइंटिफिक अप्रोच की जरूरत है।
जिससे प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबिलिटी दोनों इंश्योर हो सकते हैं। अब बात करते हैं फार्मिंग सिस्टम की। इंडिया में अलग अलग फार्मिंग सिस्टम का यूज किया जाता है जो क्लाइमेटिक कंडीशन और रिसोर्सेज के अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। फार्मिंग सिस्टम को समझना जरूरी है क्योंकि ये फार्मिंग की सस्टेनेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। जैसे वेटलैंड फार्मिंग, वो फार्मिंग जिसमें जमीन हमेशा सबमर्ज यानी कि पानी में डूबी होती है रहती है, या तो इरिगेशन से या नेचुरल रिसोर्सेज से, जैसे लेक, पॉन्ड या कैनाल से। एग्जाम्पल, तमिलनाडु और केरला में पेडी यानी कि धान की खेती वेटलैंड फार्मिंग का एग्जाम्पल है। की फीचर्स की बात करें तो हाई वाटर रिक्वायरमेंट होती है, सुटेबल फॉर वाटर लविंग क्रॉप्स लाइक राइस। ड्राई लैंड फार्मिंग, वो फार्मिंग जो पूरी तरह से बारिश पर डिपेंड करती है और सॉइल में कंजर्व मॉइस्चर का यूज होता है। एग्जाम्पल, राजस्थान में बाजरा यानी कि मिलेट और जोवर की खेती ड्राई लैंड फार्मिंग का एग्जाम्पल है। इसकी इंपॉर्टेंस देखें तो लो रेनफॉल एरिया के लिए सुटेबल होती है, क्रॉप ड्राउट रेजिस्टेंस होती है। रेनफेड फार्मिंग, वो एरिया जहां बारिश 750 mm से ज्यादा होती है वहां रेनफेड फार्मिंग होती है। एग्जाम्पल, ईस्टर्न इंडिया में मेज और पल्सेस की फार्मिंग रेनफेड फार्मिंग का पार्ट है। इसकी की फीचर्स को देखते हैं। ज्यादा रेनफॉल वाले एरिया में होती है, इरिगेशन फैसिलिटी की जरूरत नहीं होती। मिक्स्ड फार्मिंग, एक ही फार्म में क्रॉप प्रोडक्शन के साथ लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज और बी कीपिंग भी किया जाता है। एग्जाम्पल, पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स अपने फील्ड में बीट उगाते हैं और साथ ही कैटल रेयरिंग भी करते हैं। इसकी एडवांटेज देखें तो इनकम डाइवर्सिफिकेशन होता है, रिस्क रिडक्शन होती है अगर एक एक्टिविटी फेल हो जाए तो। इरिगेशन, इंडिया के पास दुनिया की प्रोडक्शन का 17% है, लेकिन वाटर रिसोर्सेज सिर्फ 4%। इसी वजह से इरिगेशन टेक्निक का एफिशिएंट यूज जरूरी है। इरिगेशन वाटर प्रोडक्टिविटी IWP, ये रेशियो होता है जो बताता है कि 1 लीटर इरिगेशन वाटर से कितना क्रॉप आउटपुट मिलता है। एग्जाम्पल, अगर एक फील्ड में 100 लीटर वाटर यूज करने पर 20 kg वीट यील्ड होती है तो IWP इक्वल टू 20/100 यानी कि 0.2 kg पर लीटर। इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि इफिशिएंट वाटर यूज इंश्योर करता है। टाइप्स ऑफ इरिगेशन स्कीम्स को देखते हैं। माइनर इरिगेशन इस अप टू 2000 हेक्टर, एग्जाम्पल ट्यूबवेल, पॉन्ड्स। मीडियम इरिगेशन 2000 टू 10,000 हेक्टर लैंड के लिए, एग्जाम्पल लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। मेजर इरिगेशन एबव 10,000 हेक्टर, बाखरा नंगल प्रोजेक्ट। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन पानी को डायरेक्टली रूट तक पहुंचाता है, इस वजह से पानी और फर्टिलाइजर का एफिशिएंट यूज होता है। वाटर इफिशिएंसी, वाटर वेस्ट नहीं होता, वीड्स के पास पानी नहीं पहुंचता। एग्जाम्पल, महाराष्ट्र के ग्रेप फार्मर ड्रिप इरिगेशन का यूज करते हैं जिससे उन्हें ज्यादा यील्ड मिलती है। फर्टिलाइजर इफिशिएंसी, फर्टिलाइजर का प्रिसाइज एप्लीकेशन होता है और रन ऑफ नहीं होता। ग्राउंड वाटर पोल्यूशन कम होता है। लेबर और कॉस्ट सेविंग, ऑटोमेटेड सिस्टम से लेबर और ऑपरेशनल कॉस्ट कम होती है। इम्प्रूव यील्ड, सीड जर्मिनेशन और क्रॉप यील्ड इम्प्रूव होता है। एग्जाम्पल, तमिलनाडु के शुगर केन फार्मर ड्रिप इरिगेशन से 20% ज्यादा प्रोडक्टिविटी अचीव करते हैं। अब बात करते हैं इरिगेशन रिलेटेड गवर्नमेंट प्रोग्राम। फर्स्ट, एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम AIBP। इसकी लॉन्च ईयर 1996-1997 में हुई और इसकी ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो स्टेट को लॉन प्रोवाइड करना फॉर मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो कंप्लीशन के एडवांस स्टेज पर है। एग्जाम्पल, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट राजस्थान के अंदर AIPB फंड हुआ।
कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम CADP, लॉन्च ईयर 1974-1975। इसकी ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो वाटर यूज इफिशिएंसी इंप्रूव करना और इरिगेटेड लैंड का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। कमांड एरिया वो एरिया जो एक इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए के अंडर वाटर रिसीव करता है। ड्रिप इरिगेशन एक टेक्निक जो डायरेक्टली प्लांट के रूट्स तक पानी पहुंचाता है, इवापोरेशन और वेस्टेज को मिनिमाइज करता है। अब रियल लाइफ एप्लीकेशंस को देखते हैं। महाराष्ट्र के शुगर केन फार्मर्स ड्रिप इरिगेशन यूज करते हैं जो पानी का 40 to 50% बचाता है और यील्ड 30% बढ़ाता है। राजस्थान के डेजर्ट फार्मर ड्राईलैंड फार्मिंग से बाजरा और जोवर ग्रो करते हैं जो ड्रॉट टॉलरेंस क्रॉप है। तो हमने ये सीखा इफिशिएंट फार्मिंग और इरिगेशन सिस्टम फार्मिंग को सस्टेनेबल बनाने में मदद करते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग जैसे सिस्टम इनकम को डाइवर्सिफाई करता है और ड्रिप इरिगेशन जैसे टेक्निक वाटर स्कार्सिटी के इश्यूज को एड्रेस करता है। सही प्रैक्टिसेस और गवर्नमेंट पॉलिसीज का अलाइनमेंट ही फ्यूचर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करेगा। अब बात करते हैं फर्टिलाइजर्स इन इंडिया। फर्टिलाइजर फार्मिंग का एक क्रूशियल कंपोनेंट है जो सॉइल फर्टिलिटी और क्रॉप प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। इंडिया फर्टिलाइजर कंजप्शन और सब्सिडीज के मामले में दुनिया में टॉप कंट्रीज में है। इस फर्टिलाइजर्स इन इंडिया फर्टिलाइजर्स फार्मिंग का एक क्रूशियल कंपोनेंट है जो सॉइल फर्टिलिटी और क्रॉप प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं। इंडिया फर्टिलाइजर कंजप्शन और सब्सिडीज के मामले में दुनिया के टॉप कंट्रीज में है। इस टॉपिक को यूपीएससी के लिए समझना इम्पोर्टेंट है क्योंकि फर्टिलाइजर से एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी डायरेक्टली लिंक्ड है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द फर्टिलाइजर को देखते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ यूरिया आफ्टर चाइना। इंडिया में यूरिया का डिमांड बहुत हाई है क्योंकि ये नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर है जो क्रॉप की ग्रोथ के लिए जरूरी है। सेकेंड इन नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन इंडिया में हाई है, लेकिन फॉस्फेटिक और पोटास फर्टिलाइजर काफी इंपोर्ट किए जाते हैं। कोर इंडस्ट्री फर्टिलाइजर सेक्टर इंडिया के 8 कोर इंडस्ट्री में शामिल है जो इकोनॉमी का बैकबोन है। सेकेंड बिगेस्ट सब्सिडीज आफ्टर फूड। फर्टिलाइजर पे दिया गया सब्सिडी फार्मर के इनपुट कॉस्ट को रिड्यूस करता है। पोटास इंपोर्ट इंडिया का 100% पोटास डिमांड इंपोर्ट के थ्रू पूरा होता है, मेनली कनाडा और बेलारूस से। फर्टिलाइजर प्राइसिंग इन इंडिया को देखते हैं। फर्टिलाइजर प्राइस को गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है जिससे फार्मर को एफोर्डेबल रेट में फर्टिलाइजर मिल सके। रॉ मटेरियल का रोल एमोनिया यूरिया बनाने के लिए यूज होता है जो नेचुरल गैस से प्रोड्यूस होता है। सल्फर ऑयल रिफाइनरीज का एक बाय प्रोडक्ट है और फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर के लिए जरूरी है। यूरिया फीचर्स ऑफ यूरिया को देखते हैं। न्यूट्रिएंट्स बेस्ड सब्सिडीज के अंदर नहीं आता है। यूरिया सब्सिडीज एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो यूरिया की ट्रांसपोर्टेशन और कॉस्ट को सब्सिडाइज करती है। नीम कोटेड यूरिया मैंडेटरी फॉर ऑल प्रोड्यूसर। नीम कोटेड यूरिया का एफिशिएंट बढ़ाता है और मिसयूज को प्रिवेंट करता है। बेनिफिट्स स्लो रिलीज ऑफ यूरिया, क्रॉप को लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशन मिलता है। इम्प्रूव्ड नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन, प्लांट रूट्स नाइट्रोजन ज्यादा एब्जॉर्ब करती है जिससे वेस्टेज कम होता है। पेस्टिसाइड्स यूज कम होता है। नीम का एंटी पेस्ट प्रॉपर्टी है। बेटर यील्ड, नीम कोटेड यूरिया से ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। एग्जाम्पल, नीम कोटेड यूरिया का यूज पंजाब के बीट और हरियाणा के पेडी फार्मर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए करते हैं। न्यूट्रिएंट्स बेस्ड सब्सिडीज को देखते हैं। लॉन्च ईयर 2010। इसकी ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो फर्टिलाइजर को न्यूट्रिएंट्स के बेस पर सब्सिडाइज करना। फर्टिलाइजर कवर्ड एनबीएस स्कीम में 22 फर्टिलाइजर यूरिया के अलावा शामिल हैं जैसे डाई अमोनियम फॉस्फेट, म्यूरेट्स ऑफ पोटास,
कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। इसकी एडवांटेज की बात करें तो फार्मर को फर्टिलाइजर का बैलेंस यूज प्रमोट करना, फर्टिलाइजर सब्सिडीज में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी लाना। फर्टिगेशन, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर मिक्स करके डायरेक्टली रूट तक पहुंचाना, उसे फर्टिगेशन कहते हैं। एग्जाम्पल, महाराष्ट्र के शुगर केन फार्मर फर्टिगेशन का यूज करते हैं, जिससे पानी और फर्टिलाइजर का इफिशिएंट यूज होता है। इसकी बेनिफिट्स देखते हैं। फर्टिलाइजर वेस्टेज कम होती है, प्रीसियस एप्लीकेशन, प्लांट को जरूरत के हिसाब से न्यूट्रिएंट्स मिलता है, पानी का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है। अब बात करते हैं मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस पॉलिसी। इसकी ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। फार्मर को अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर जैसे ग्रीन मैन्यूर और ऑर्गेनिक कंपोस्ट का यूज करने के लिए प्रमोट करना। सॉलिड लिक्विड स्लरी का यूज से सॉइल फर्टिलिटी और हेल्थ इंप्रूव होती है। एग्जाम्पल, मध्य प्रदेश में ऑर्गेनिक कंपोस्ट का यूज व्हीट और पल्सेस फार्मिंग में किया जाता है। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। फर्टिलाइजर सब्सिडी, गवर्नमेंट फार्मर के लिए फर्टिलाइजर्स की कॉस्ट का एक पार्ट कवर करती है, जिससे फर्टिलाइजर एफोर्डेबल हो सके। नीम कोटिंग, यूरिया के ग्रेन्युल्स पर नीम ऑयल का कोटिंग किया जाता है, जिससे यूरिया का मिसयूज इलीगल इंडस्ट्रीज यूज में प्रिवेंट होता है। पोटास, पोटासियम रिच फर्टिलाइजर है जो फ्रूटिंग और फ्लावरिंग क्रॉप्स के लिए जरूरी है। फर्टिगेशन, फर्टिलाइजर और इरिगेशन का कॉम्बिनेशन सिस्टम जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर को डायरेक्टली प्लांट रूट तक पहुंचाता है। अब रियल लाइफ एप्लीकेशंस को देखते हैं। नीम कोटेड यूरिया एग्जाम्पल, गुजरात में नीम कोटेड यूरिया का यूज कॉटन और ग्राउंड नट फार्मर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए करते हैं। फर्टिगेशन का एग्जाम्पल, तमिलनाडु में बनाना और ग्रेप्स फार्मर फर्टिगेशन यूज करके ज्यादा ईल्ड और बेटर क्वालिटी फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं। अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर एग्जाम्पल, राजस्थान में ग्रीन मैन्यूर का यूज सॉइल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए किया जाता है। तो हमने ये सीखा, इंडिया में फर्टिलाइजर की डिमांड और सब्सिडीज एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। नीम कोटेड यूरिया, फर्टिगेशन और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जैसे टेक्निक फार्मर को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाते हैं और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फार्मिंग प्रैक्टिसेस प्रमोट करते हैं। फ्यूचर में बैलेंस फर्टिलाइजर यूज और इफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक की ही सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बेस बनेगी। अब बात करते हैं सीड्स, बैकबोन ऑफ एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। सीड्स एग्रीकल्चर का सबसे इंपॉर्टेंट इनपुट है, क्योंकि सीड्स की क्वालिटी डायरेक्टली प्रोडक्टिविटी और यील्ड को इम्पेक्ट करती है। सीड रिप्लेसमेंट रेट एसआरआर ये मेजर करता है कि एक क्रॉप एरिया का कितना हिस्सा सर्टिफाइड सीड से सोन किया गया है फार्म सेव्ड सीड का कंपैरिजन में। इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं। हाई एसआरआर इक्वल टू हाई प्रोडक्टिविटी, सर्टिफाइड सीड में हाई जर्मिनेशन रेट और डिजीज रेजिस्टेंट होती है। फार्म सेव्ड सीड क्वालिटी में इंफीरियर होता है। एग्जाम्पल, पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट में एसआरआर हाई है, जिससे उनका व्हीट और राइस प्रोडक्शन ज्यादा होता है। कॉन्ट्रास्टिंगली बिहार और ओडिशा में लो एसआरआर होने की वजह से प्रोडक्टिविटी लो है। अब टाइप्स ऑफ सीड की बात करते हैं। ब्रीडर सीड, न्यूक्लियस सीड का प्रोजेनी है जो एक वैरायटी का शुद्ध और जेनेटिकली प्योर सीड होता है। कौन प्रोड्यूस करता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR प्रोड्यूस करता है। पर्पस की बात करें तो फाउंडेशन सीड बनाने के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल, ICAR एक हाई यील्ड व्हीट वैरायटी डेवलप करता है और ब्रीडर सीड बनाता है, जो स्टेट और सीड कॉर्पोरेशन को दिया जाता है। फाउंडेशन सीड, ब्रीडर सीड का प्रोजेनी है जो फील्ड और लेबोरेटरी टेस्टिंग स्टैंडर्ड पर खरा उतरता है। कौन प्रोड्यूस करता है? नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, स्टेट फार्म कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और प्राइवेट सीड प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है। इसकी यूज की बात करें तो सर्टिफाइड सीड का प्रोडक्शन फाउंडेशन सीड से होता है। एग्जाम्पल, मध्य प्रदेश में NSC सोयाबीन के फाउंडेशन सीड
सीड बनाता है जो सर्टिफाइड सीड प्रोड्यूसर को सप्लाई किया जाता है। सर्टिफाइड सीड फाउंडेशन सीड का प्रोजेनी है जो फार्मर के यूज के लिए रेडी होता है। क्वालिटी एश्योरेंस की बात करें तो 1988 के लिए इंडियन मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सर्टिफाई किया जाता है। एग्जाम्पल, सर्टिफाइड सीड का यूज उत्तर प्रदेश में शुगर केन प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए होता है। सीड विलेज कॉन्सेप्ट एक विलेज को सीड विलेज तब कहा जाता है जब ट्रेंड फार्मर ग्रुप अपने और आसपास के विलेजेस के लिए हाई क्वालिटी सीड प्रोड्यूस करते हैं और अफोर्डेबल रेट पर सप्लाई करते हैं। इसकी बेनिफिट्स को देखें तो लोकल अवेलेबिलिटी, सीड्स को बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती। अफोर्डेबल कॉस्ट, फार्मर को हाई क्वालिटी सीड सब्सिडाइज रेट पर मिलते हैं। कम्युनिटी एम्पावरमेंट, विलेजर्स का इन्वॉल्वमेंट एग्रीकल्चर में बढ़ता है। एग्जाम्पल, तमिलनाडु के तंजावुर रीजन में फार्मर ने सीड विलेज प्रोग्राम के अंडर पेडी सीड प्रोड्यूस किया जिससे पूरे रीजन के प्रोडक्टिविटी में इंप्रूव देखने को मिला। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। ब्रीडर सीड, सबसे प्योर और ओरिजिनल सीड जो आईसीआर या साइंटिस्ट डेवलप करते हैं। फाउंडेशन सीड, ब्रीडर सीड का प्रोजेनी जो सर्टिफाइड स्टैंडर्ड को मीट करता है। सर्टिफाइड सीड, फार्मर के फील्ड के लिए रेडी सीड जो फाउंडेशन सीड से बनाया जाता है और क्वालिटी एश्योर करता है। सीड रिप्लेसमेंट रेट, टोटल क्रॉप एरिया में सर्टिफाइड सीड का शेयर। हाई एसआरआर इक्वल टू हाई। सीड विलेज, एक कॉन्सेप्ट जहां ट्रेंड फार्मर हाई क्वालिटी सीड प्रोड्यूस करके अपने और आसपास के विलेज को सप्लाई करते हैं। अब रियल लाइफ एप्लीकेशन को देखते हैं। हाई एसआरआर इम्पैक्ट, पंजाब के वीट फार्मर हाई एसआरआर मेंटेन करते हैं जिससे उनका यील्ड नेशनल एवरेज से ज्यादा होता है। सीड विलेज का एग्जांपल देखते हैं। कर्नाटका के तुमकुर डिस्ट्रिक्ट में फार्मर रागी सीड प्रोड्यूस करके नियरली फार्मर के लिए सप्लाई करते हैं जिससे एरिया में प्रोडक्टिविटी और सेल्फ रिलायंस बढ़ती है। सर्टिफाइड सीड इम्पैक्ट, राजस्थान में मस्टर्ड सर्टिफाइड सीड का यूज प्रोडक्टिविटी को 25% तक बढ़ा चुका है। तो हमने ये सीखा, हाई क्वालिटी सीड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का फाउंडेशन है। सीड रिप्लेसमेंट और सर्टिफाइड सीड का प्रमोशन सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर के लिए जरूरी है। सीड विलेज प्रोग्राम जैसे इनिशिएटिव से रूरल एम्पावरमेंट और एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी को अचीव किया जा सकता है। अब बात करते हैं फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया। फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मकसद है सभी लोगों को अफोर्डेबल और एसेसिबल फूड सप्लाई करना, खासकर वुल्नरेबल सेक्शन को। इसके लिए इंडिया का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि पीडीएस और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई जैसे इंस्टीट्यूशंस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस एक राशनिंग सिस्टम है जिसमें सब्सिडाइज रेट पर ग्रेन्स जैसे राइस, बीट और शुगर प्रोवाइड किए जाते हैं राशन कार्ड होल्डर्स को। इसकी की फीचर्स की बात करें तो वन नेशन वन राशन कार्ड इंट्रोड्यूस अंडर एनएफएसए 2013, राशन कार्ड होल्डर को नेशनल वाइड पोर्टेबिलिटी मिलता है। एग्जाम्पल, अगर एक वर्कर बिहार से दिल्ली माइग्रेट करता है तो उसका राशन दिल्ली के किसी भी पीडीएस शॉप में मिल सकता है। इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो माइग्रेंट वर्कर और उनके परिवारों को राशन का एक्सेस इंश्योर करना। एग्जाम्पल जैसे कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान वन नेशन वन राशन कार्ड ने माइग्रेंट वर्कर को राशन एक्सेस करने में मदद की जब काफी लोग अपने गांव या दूसरे जगह माइग्रेट हुए। इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, इकोनॉमिक कॉस्ट वो टोटल कॉस्ट है जो फूड ग्रेन्स प्रोक्यूर और डिस्ट्रीब्यूशन करने में लगती है। इसमें दो पार्ट्स होते हैं। प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट, फार्मर को एमएसपी प्लस बोनस देना। प्रोक्यूरमेंट के वक्त जो कॉस्ट लगती है जैसे क्लीनिंग, ग्रेडिंग और लोकल ट्रांसपोर्टेशन। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ग्रेन को गोडाउन्स तक लाने, स्टोर करना और पीडीएस शॉप तक डिस्ट्रीब्यूट करने का खर्चा। लॉसेस ड्यूरिंग ट्रांजिट, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान
स्पॉइलेज या वेस्टेज भी काउंट किया जाता है। एग्जाम्पल, अगर एफसीआई एक क्विंटल वीट को एमएसपी 2000 में प्रोड्यूस करते हैं और 500 स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन में लगता है तो इकोनॉमिक कॉस्ट हो जाएगी 2500। नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट एनडब्ल्यूआर सिस्टम में फार्मर अपने ग्रेन्स को वेयर हाउस में स्टोर करके लोन ले सकते हैं। वेयर हाउस से मिले रिसीव एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होती है जो बैंक से लोन के लिए यूज होती है। फीचर्स की बात करें तो लॉन्च इन 2011 by the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, regulated by Warehousing Development and Regulatory Authority, ENWR System 2017। फार्मर्स के लिए वेयर हाउस रिसिप्ट अब डिजिटल फॉर्मेट में मिलती है। इम्पोर्टेंस फॉर फार्मर, ग्रेन स्टोरेज में मदद मिलती है। ग्रेन बेचने के समय और प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, बैंक से लोन मिलने का इजी प्रोसेस होता है। रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। राजस्थान के एक फार्मर ने अपने वीट को रजिस्टर्ड वेयर हाउस में स्टोर किया और एनडब्ल्यूआर के अगेंस्ट 50,000 का लोन लिया। जब मार्केट प्राइस बढ़ी तब उसने अपने ग्रेन बेच दिया और प्रॉफिट कमाया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई एक नोडल एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर काम करती है। इसकी पर्पज की बात करें तो फार्मर से ग्रेन प्रोक्यूर करना, ग्रेन को स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक पहुंचाना। कैसे एफसीआई प्रोक्यूर करती है ग्रेन को देखते हैं। 8 एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फार्मर के लिए एक मिनिमम प्राइस इंश्योर करता है जो मार्केट से इंडिपेंडेंट होता है। ओपन इंडेड प्रोक्यूरमेंट, जो भी फार्मर अपने ग्रेन्स बेचना चाहता है एमएसपी पर, एफसीआई उसे ग्रेन प्रोक्यूर करेगा। रियल लाइफ इम्पैक्ट की बात करें तो पंजाब और हरियाणा के फार्मर के लिए एफसीआई का एमएसपी सिस्टम एक लाइफ टाइम है, क्योंकि ये उनके प्रॉफिट को इंश्योर करता है, चाहे मार्केट प्राइस गिर भी जाए क्यों नहीं। एडवांटेज ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फूड सिक्योरिटी, एनएफएसए एंड पीडीएस इंश्योर करता है कि वुलनेरेबल ग्रुप को सस्ता और एसेसेबल फूड मिले। फार्मर्स वेलफेयर, एमएसपी और एफसीआई के प्रोक्यूरमेंट सिस्टम से फार्मर को एक एश्योर इनकम मिलती है। एग्जाम्पल, ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान एमएसपी ने वीट और राइस फार्मर को काफी मदद की थी। रिड्यूसिंग वेस्टेज, एनडब्ल्यूआर एंड एनडब्ल्यूआर जैसे सिस्टम स्टोरेज प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और ग्रेन का वेस्टेज कम करती है। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सब्सिडाइज्ड फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर राशन कार्ड होल्डर। इकोनॉमिक कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इक्वल टू एमएसपी प्लस प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट प्लस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट, वेयर हाउस में ग्रेन स्टोर करने के बाद फार्मर को मिले इंस्ट्रूमेंट जो लोन के लिए यूज हो सकता है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नोडल एजेंसी जो फूड ग्रेन्स प्रोक्यूर और डिस्ट्रीब्यूट करती है एमएसपी पर। वन नेशन वन राशन कार्ड, नेशनल वाइड पोर्टेबल ऑफ राशन कार्ड फॉर माइग्रेंट वर्कर। तो हमने ये सीखा, इंडिया का फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक लाइफ टाइम है, एक लाइफ लाइन है जो फार्मर और कंज्यूमर दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। पीडीएस और एफसीआई जैसे सिस्टम से फूड सिक्योरिटी, फार्मर वेलफेयर और मार्केट स्टेबलाइजेशन अचीव किया जाता है। एनडब्ल्यूआर और ईएनडब्ल्यूआर जैसे इनोवेशन से फूड सप्लाई चेन को और स्ट्रांग बनाई जा सकते हैं। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर मार्केट। एग्रीकल्चर मार्केट का मकसद है फार्मर और बायर्स के बीच एक इफिशिएंट और फेयर सिस्टम स्टेब्लिश करना, जहां फार्मर अपने प्रोड्यूस को बेच सके बिना एक्सप्लॉयटेशन के। ये मार्केट सिस्टम स्टेट लॉज, नेशनल प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। अब हम इस सिस्टम को डिटेल में समझते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, एपीएमसी क्या है? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टेब्लिश किया गया सिस्टम है जो फार्मर और
इंटरमीडियरीज यानी कि दलाल जो होते हैं के बीच एक्सप्लॉयटेशन को रोकना है। एपीएमसी एक्ट का पर्पज है कि फार्मर अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली मार्केट में लेकर आए और सेल ऑक्शन सिस्टम के थ्रू हो। कैसे वर्क करती है एपीएमसी को देखते हैं। फार्मर अपने प्रोड्यूस मार्केट यार्ड में लेकर आता है मंडीज में। यहाँ लाइसेंस्ड इंटरमीडियरीज ट्रेडर के बीच ऑक्शन होता है और फार्मर को पेमेंट मिलता है। इसकी एडवांटेज की बात करें तो फार्मर को फेयर प्राइस मिलता है, एक्सप्लॉयटेशन और प्राइस मैनिपुलेशन कम होती है, प्रोड्यूस का सिस्टमेटिक ग्रेडिंग और क्वालिटी एश्योरेंस होता है। अब कुछ चैलेंजेस को देखते हैं। चैलेंजेस ऑफ एपीएमसी। इंटरमीडियरीज का ओवर कंट्रोल। ऑक्शन सिस्टम के बावजूद ट्रेडर और दलाल फार्मर से अनफेयर चार्ज लेते हैं। लिमिटेड मार्केट। एपीएमसी मार्केट दूर दूर तक नहीं होते और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ जाता है। फ्रेगमेंटेड सिस्टम। हर स्टेट का अपना एपीएमसी एक्ट है जो इंटर स्टेट ट्रेड को मुश्किल बनाता है। एग्जाम्पल, बिहार के एक फार्मर को अपने पेडी का एमएसपी नहीं मिला क्योंकि उसके आसपास एपीएमसी मंडी नहीं थी। उसके प्रोडक्ट को लोकल दलाल के हाथ बेचा उसने प्रोडक्ट को लोकल दलाल के हाथ बेचा जो एमएसपी से कम प्राइस पर था। अब बात करते हैं ई नाम। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट क्या है। लॉन्च इन 2016। ई नाम एक पेन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो फार्मर को एक नेशनल लेवल मार्केट तक एक्सेस देता है। कैसे वर्क करता है देखते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म। फार्मर अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन लिस्ट करते हैं। क्वालिटी बेस्ड प्राइसिंग। प्रोड्यूस का ग्रेडिंग होता है और प्राइस क्वालिटी के बेसिस पर डिसाइड होता है। बायर्स नेशनल वाइड। फार्मर के पास अपने प्रोड्यूस को स्टेट या कंट्री के किसी भी बायर को डायरेक्टली बेचने का ऑप्शन होता है। एडवांटेज की बात करें तो इंटरमीडियरी से छुटकारा। फार्मर और बायर का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। ट्रांसपेरेंसी। डिजिटल ऑक्शन से प्राइस मैनिपुलेशन नहीं होता। पेन इंडिया रीच। फार्मर अपना प्रोडक्ट सिर्फ लोकल मंडीज तक नहीं नेशनल मार्केट तक पहुंचा सकता है। रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। तेलंगाना का एक ऑरेंज फार्मर ने ई नाम प्लेटफॉर्म का यूज करके अपना प्रोड्यूस गुजरात के एक बायर को बेचा। लोकल मंडीज में ₹2 पर केजी का प्राइस मिलता था लेकिन ई नाम के जरिए 3.5 पर केजी मिला। चैलेंजेस ऑफ ई नाम को देखते हैं। सभी फार्मर के पास डिजिटल लिटरेसी और इंटरनेट एक्सेस नहीं है। लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी हाई हो सकता है। एपीएमसी के रीजनल नेटवर्क से compete करना मुश्किल होता है। अब बात करते हैं लीगल फ्रेमवर्क फॉर एग्रीकल्चर मार्केट। एपीएमसी एक्ट स्टेट लेवल पर जो होती है। एपीएमसी एक्ट को स्टेट के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। हर स्टेट के रूल्स और रेगुलेशंस डिफरेंट होते हैं। रिसेंट डेवलपमेंट्स देखते हैं। फार्मर लॉज 2020 नो रिपील्ड। इनका मकसद फार्मर को एपीएमसी सिस्टम के बाहर डायरेक्टली बायर को अपना प्रोड्यूस बेचने की आजादी देती है। इसका अपोजिशन हुआ क्योंकि फार्मर को लगा कि उनका एमएसपी और मंडी सिस्टम खत्म कर देगा। एग्जाम्पल ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड प्रॉब्लम को देखते हैं। राजस्थान का एक फार्मर अपना बाजरा हरियाणा के मंडी में बेचना चाहता है लेकिन दोनों स्टेट के एपीएमसी लॉ अलग होने की वजह से उसे रेस्ट्रिक्शन का सामना करना पड़ता है। अब कंपैरिजन देखते हैं एपीएमसी एंड ई नाम। एपीएमसी लोकल मार्केट तक लिमिटेड। ई नाम नेशनल लेवल मार्केट एक्सेस। एपीएमसी ज्यादा इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व होते हैं। ई नाम फार्मर और बायर का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है। एपीएमसी कभी प्राइस मैनिपुलेशन होती है। ई नाम ट्रांसपेरेंट डिजिटल ऑक्शन होता है। एपीएमसी फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है। ई नाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ट्रेड पॉसिबल। तो हमने ये सीखा इंडिया का
एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम सभी ट्रांजिशन फेज में है, जहां ट्रेडिशनल एपीएमसी सिस्टम के साथ मॉडर्न इनाम और डिजिटल प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट किया जा रहा है। फार्मर की इनकम बढ़ाने के लिए उन्हें एक ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट मार्केट सिस्टम देना जरूरी है। एपीएमसी और इनाम का कॉम्बिनेशन फार्मर के लिए बेटर प्राइस डिस्कवरी और नेशनल लेवल एसेस इंश्योर कर सकता है। अब बात करते हैं फाइनेंस क्रेडिट इन इंडिया। एग्रीकल्चर सेक्टर का फाइनेंशियल सपोर्ट स्ट्रांग होना जरूरी है, क्योंकि ये फार्मर्स को टूल्स, सीड, फर्टिलाइजर्स और अपने डेली ऑपरेशंस के लिए पैसा प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, पीएसएल क्या होता है। पीएसएल का मकसद है कि बैंक्स अपने रिसोर्सेज का एक हिस्सा उन सेक्टर में एलोकेट करें जो इकोनॉमिक ग्रोथ और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए क्रिटिकल है। सेक्टर अंडर पीएसएल को देखते हैं। एग्रीकल्चर, क्रॉप लोन्स, एलाइग एक्टिविटीज के लिए। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। बैंक ऑब्लिगेशंस अंडर पीएसएल को देखते हैं। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड फॉरेन बैंक 40% ऑफ देयर एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट ANBC को पीएसएल सेक्टर में देना मैंडेटरी है। रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन्हें 75% ऑफ ANBC पीएसएल के लिए एलोकेट करना होता है। 75% पीएसएल से इंश्योर होता है कि एग्रीकल्चर और अदर अंडर फंडेड सेक्टर को फाइनेंस मिले और इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सके। एग्जाम्पल, पंजाब में एक फार्मर को कोऑपरेटिव बैंक्स के थ्रू 2 लाख का लोन मिला पीएसएल स्कीम के अंडर, जो उसने अपने ट्रैक्टर के लिए यूज किया। अब बात करते हैं की पॉलिसीज फॉर एग्रीकल्चर क्रेडिट। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, लॉन्च ईयर 1998 बाय नाबार्ड, फार्मर को शॉर्ट टर्म क्रेडिट के लिए लो इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड करता है। कवरेज की बात करें तो फार्म एसेट मेंटेनेंस, इक्विपमेंट रिपेयर और टूल्स के लिए। कंजप्शन नीड्स, डेली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, क्रॉप को मार्केट तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज का कॉस्ट। बेनिफिट्स की बात करें तो फ्लेक्सिबल रिपेयरमेंट ऑप्शन, फार्मर अपने क्रॉप साइकिल के बेसिस पर लोन रिपे करता है। लो इंटरेस्ट रेट, सब्सिडाइज लोन अवेलेबल होते हैं। एग्जाम्पल, यूपी के एक शुगर केन फार्मर ने केसीसी लोन का यूज करके अपने क्रॉप को टाइम पर मार्केट तक पहुंचाया और उसे बेटर प्राइस मिला। अब बात करते हैं पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। हर एलिजिबल फार्मर को 6,000 पर ईयर का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिलता है। इसका मकसद है कि फार्मर के स्मॉल एक्सपेंसेस और बेसिक नीड्स को कवर कर सके। रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन एग्रीकल्चर क्रेडिट, जैसे कि नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, रूरल एरिया में क्रेडिट प्लानिंग और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाबार्ड ने स्कीम्स लॉन्च की है, जैसे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लोन और कोऑपरेटिव बैंक्स की फंडिंग। रीजनल रूरल बैंक, आरआरबीज का फोकस है रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना। एग्जाम्पल, विदर्भा के एक कॉटन फार्मर को आरआरबी के अंदर 1 लाख का लोन दिया गया लैंड इरिगेशन के लिए। कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स पब्लिक से डिपॉजिट कलेक्ट करता है और फार्मर को लोन प्रोवाइड करता है। प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ग्रास रूट्स लेवल पर फार्मर को लोन देता है। चैलेंजेस, कोऑपरेटिव बैंक्स का शेयर एग्रीकल्चर क्रेडिट में सिर्फ 12.1% है, जो काफी कम है। सर्विस एरिया अप्रोच, लॉन्च ईयर 1989, हर रूरल सेमी अर्बन बैंक ब्रांच को 15 से 20 विलेजेस असाइन किए जाते हैं। ये ब्रांच उन विलेजेस की क्रेडिट नीड्स फुलफिल करने की जिम्मेदारी होती है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो विलेज का प्लान और ऑर्डरली डेवलपमेंट करना,
फाइनेंशियल इंक्लूजन और एक्सेस टू क्रेडिट इंश्योर करना। एग्जाम्पल, ओडिशा के एक डिस्ट्रिक्ट में एक लीड बैंक ने फार्मर के लिए पोल्ट्री फार्मर लोन का क्लस्टर डेवलपमेंट किया और उनका इनकम लेवल इंप्रूव हुआ। चैलेंजेस इन एग्रीकल्चर क्रेडिट को देखते हैं। लिमिटेड रीच ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव सिर्फ 12.1% शेयर होल्ड करती है, जबकि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का शेयर 76%। हाई डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल क्रेडिट। फार्मर अभी भी मनी लेंडर्स पर डिपेंड करते हैं जो उनसे हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। लो अवेयरनेस ऑफ स्कीम। पीएम किसान और केसीसी जैसे स्कीम का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा क्योंकि फार्मर को इनका अवेयरनेस नहीं है। फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए लोन एक्सेस मुश्किल होता है। तो हमने ये सीखा, इंडिया का एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम पीएसएल, केसीसी और नाबार्ड के इनिशिएटिव के थ्रू इंस्टीट्यूशन हो रहा है, लेकिन अवेयरनेस और इंस्टीट्यूशनल रीच बढ़ाना अभी भी जरूरी है। पॉलिसीज और रिफॉर्म तभी सक्सेसफुल होगी जब लास्ट माइल फार्मर तक इनका इम्पैक्ट डायरेक्टली पहुंचेगा। अब बात करते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक ऐसी प्राइस है जो गवर्नमेंट फार्मर को अपने प्रोड्यूस क्रॉप बेचने के लिए गारंटी करता है ताकि उन्हें फेयर रिटर्न्स मिले और मार्केट फ्लक्चुएशंस की वजह से उन्हें नुकसान ना हो। एमएसपी का कॉन्सेप्ट एग्रीकल्चर इकोनॉमी को स्टेबल बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है और ये एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है फार्मर को। की टर्म्स को देख लेते हैं रिलेटेड टू एमएसपी। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, सीएसीपी। ये बॉडी एमएसपी को रिकमेंड करता है। सीएसीपी का मेन काम एग्रीकल्चरल प्राइसेस को एनालाइज करना और उनको सेट करना ताकि फार्मर को फेयर प्राइस मिल सके। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, सीसीईए। ये कमेटी एमएसपी को अप्रूव करती है। सीसीईए का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई। एफसीआई को एमएसपी के लिए रेस्पॉन्सिबल एजेंसी माना जाता है जो फूड ग्रेन का प्रोक्यूरमेंट करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉस्ट इन एमएसपी कैलकुलेशन एज पर स्वामीनाथन कमीशन। A2 कॉस्ट, एक्चुअल पेड आउट कॉस्ट। ये कॉस्ट सिर्फ एक्चुअल एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करता है जो फार्मर ने अपने क्रॉप प्रोडक्शन के लिए किया, जैसे सीड, फर्टिलाइजर एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, अगर एक फार्मर ने 10,000 रुपए का सीड खरीदा और 5,000 रुपए का फर्टिलाइजर यूज किया तो ये टोटल A2 कॉस्ट होगा। अब A2 प्लस FL कॉस्ट, एक्चुअल पेड आउट कॉस्ट प्लस फैमिली लेबर। इसमें फैमिली के मेंबर की लेबर का कॉस्ट भी इंक्लूड होता है। एग्जाम्पल, अगर फार्मर की फैमिली का कोई मेंबर फार्म वर्क करता है तो उसकी इनपुट वैल्यू भी इंक्लूड होती है। C2 कॉस्ट, कॉम्प्रहेंसिव कॉस्ट। ये सबसे ब्रॉड कॉस्ट कैलकुलेशन होता है जो लैंड की ओनरशिप, रेंट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी इंक्लूड करती है। एग्जाम्पल, अगर फार्मर अपने जमीन पर काम करते हैं तो लैंड का रेंट और उस पर जो कैपिटल इन्वेस्ट है उन सबको C2 कॉस्ट में ऐड किया जाता है। अब बात करते हैं एमएसपी कैसे सेट करते हैं। सीएसीपी A2 प्लस FL और C2 कॉस्ट को कंसीडर करते हुए एमएसपी रिकमेंड करते हैं। गवर्नमेंट एमएसपी को अप्रूव करने के बाद एफसीआई क्रॉप्स को मिनिमम प्राइस पर प्रोक्यूर करता है। इससे फार्मर को एक गारंटी प्राइस मिलता है चाहे मार्केट में क्रॉप का प्राइस ऊपर जाए या नीचे। क्रॉप फॉर बीट एमएसपी डिक्लेयर कैसे होता है देखते हैं। एमएसपी डिफरेंट क्रॉप के लिए डिक्लेयर होती है। ये क्रॉप्स यूजुअली फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे सीरियल्स 7 टाइप्स के होते हैं, पैडी, व्हीट, बार्ली, जोवर, बाजरा, मेज, रागी। एग्जाम्पल, व्हीट का एमएसपी गवर्नमेंट फिक्स करती है जो फार्मर को उसके व्हीट के बेचने के लिए मिनिमम प्राइस गारंटी करता है। पल्सेस 5 टाइप, ग्राम्स, अरहर, मूंग, उड़द, लेंटिल।
अरहर को बेचने पर फार्मर को एमएसपी मिलती है, जो उसको मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशन से बचाता है। ऑयलसीड एग टाइप्स, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, सनफ्लावर, सेसमम, नाइजर सीड, एक्सेट्रा। अदर क्रॉप्स, कोपरा, dehusked coconut, raw cotton, raw jute, sugar cane। प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस अंडर एमएसपी को देखते हैं। ओपन इंडेड प्रोक्यूरमेंट, एमएसपी के लिए प्रोक्यूरमेंट ओपन इंडेड होता है। इसका मतलब है कि जब भी फार्मर अपने क्रॉप्स गवर्नमेंट से एमएसपी पर बेचना चाहते हैं, गवर्नमेंट उस क्रॉप को खरीदने के लिए रेडी रहती है। एग्जाम्पल, जैसे कि पेडी अगर एमएसपी के हिसाब से 2000 पर क्विंटल पर बेची जाती है तो फार्मर को गारंटी पेमेंट मिलता है। बफर स्टॉक लिमिटेशन, लेकिन बफर स्टॉक लिमिटेड है तो सब क्रॉप्स को एमएसपी पे खरीदना हमेशा फिजिबल नहीं होता। मार्केट प्राइस कभी एमएसपी से नीचे या ऊपर भी जा सकती है। एग्जाम्पल, अगर मार्केट वीट का प्राइस 1800 पर क्विंटल है तो फार्मर एमएसपी के 2000 के कंपैरिजन में लॉस फील करता है। रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। मध्य प्रदेश, वीट फार्मर को एमएसपी पर अपने क्रॉप बेचने की गारंटी मिलती है। अगर मार्केट प्राइस एमएसपी से नीचे गिरती है तो गवर्नमेंट एफसीआई के थ्रू एमएसपी पर क्रॉप खरीदती है। ये सिस्टम फार्मर को प्राइस स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्पेशली जब मार्केट वोलेटिलिटी हाई हो। अब बात करते हैं चैलेंजेस इन एमएसपी इम्प्लीमेंटेशन। लिमिटेड बफर स्टॉक, एफसीआई के पास लिमिटेड बफर स्टॉक होता है जिसमें कभी कभी मार्केट डिमांड से ज्यादा स्टॉक हो जाता है। प्राइस बिलो एमएसपी, कभी कभी मार्केट प्राइस एमएसपी के नीचे चली जाती है जिसमें फार्मर को लॉस होता है। रीजनल डिस्पैरिटी, एमएसपी इम्प्लीमेंटेशन रीजनल वाइज अनइवन होता है और कुछ एरिया में प्रॉपर प्रोक्यूरमेंट नहीं हो पाता। तो हमने ये सीखा, एमएसपी फार्मर को इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है और एग्रीकल्चर प्राइस स्टेबल मेंटेन करता है। सीएसईपी के रिकमेंडेशंस और एफसीआई के थ्रू एमएसपी की इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर होती है, लेकिन बफर स्टॉक लिमिटेशन और मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशंस के चैलेंजेस हैं जो एमएसपी को फुल्ली इफेक्टिव बनाने में रोक लगा देते हैं। अब बात करते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, सीएसईपी के बारे में। फॉर्मेशन की बात करें तो सीएसईपी को 1965 में स्टेब्लिश किया गया था। ये एक स्टेटूटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर काम करती है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें चेयरमैन, मेंबर सेक्रेटरी, 1 ऑफिशियल मेंबर एंड 2 नॉन ऑफिशियल मेंबर होते हैं। 2 नॉन ऑफिशियल मेंबर, ये मेंबर फार्मिंग कम्युनिटी से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि फार्मर रिप्रेजेंटेटिव्स या एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। फंक्शन की बात करें तो सीएसईपी का मेन रोल है मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेट करना। ये फार्मर के लिए प्राइस स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और एमएसपी रिकमेंड करता है जो उनको उनके क्रॉप बेचने के लिए गारंटी प्राइस देता है। एग्जाम्पल देखते हैं, मध्य प्रदेश के वीट फार्मर को सीएसईपी की रिकमेंडेशंस के थ्रू एमएसपी मिलता है जो मार्केट फ्लक्चुएशंस के वजह से उन्हें प्राइस लॉस से बचाता है। अब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड को 1981 में स्टेब्लिश किया गया था थ्रू दी नाबार्ड एक्ट। इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो नाबार्ड का मेन काम है रूरल डेवलपमेंट और क्रेडिट प्रोविजन। ये फार्मर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट्स और रूरल एरिया के डेवलपमेंट में सपोर्ट करता है। इसकी रोल की बात करें तो नाबार्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रिफाइनेंस करता है जो रूरल सेक्टर को क्रेडिट देने का काम करते हैं, जैसे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स और कमर्शियल बैंक्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम, इसका एम है सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक लोन दिलवाना जिससे रूरल डेवलपमेंट को बूस्ट मिलता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के फार्मर को नाबार्ड के रिफाइनेंस स्कीम के थ्रू क्रेडिट मिलता है जो उनको अपने क्रॉप को बेचने और प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में मदद करता है। अब बात करते हैं स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, एसएफएसी।
एसएफएसी को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने प्रमोट किया है और ये एक ऑटोनोमस सोसाइटी है। इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो एसएफएसी का मेन एम है एग्री बिजनेस प्रोजेक्ट को प्रमोट करना, जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओस और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज एफपीसी को डेवलपमेंट मिले। एसएफएसी इनाम प्लेटफॉर्म को भी इम्प्लीमेंट करता है, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है, जिससे फार्मर अपने प्रोडक्ट को नेशनल वाइड मार्केट में बेच सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। इनाम के थ्रू आंध्र प्रदेश के फार्मर अपने प्रोडक्ट को नेशनल मार्केट में सेल कर सकते हैं, जिससे उनका प्रॉफिट इंक्रीज होता है और इंटरमीडियरीज का रोल कम होता है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपेडा। एपेडा एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के थ्रू अंडर काम करते हैं। इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो एपेडा का मेन काम है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट प्रमोट करना। ये ऑर्गेनाइजेशन शुगर इंपोर्ट्स को मॉनिटर करता है और इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ग्लोबल मार्केट डिमांड को इंक्रीज करता है। जैसे कि मैंगोज फ्रॉम उत्तर प्रदेश को एपेडा ने इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट किया है। ये फार्मर को बेटर रिटर्न्स दिलाता है और इंडिया को ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनाता है। अब बात करते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओस। एफपीओस एक प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मेंबर्स फार्मर होते हैं। इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो एफपीओस का एम होता है कि फार्मर की कलेक्टिव स्ट्रेंथ को यूज करके उनको बेटर मार्केट एक्सेस और वैल्यू एडिशन मिल सके। एफपीओस के थ्रू फार्मर अपने रिसोर्सेज को पूल्ड करते हैं और इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा उठाते हैं। जैसे कि एफपीओस इन पंजाब ने अपने प्रोडक्ट को कलेक्टिव मार्केट करके बल्क सेलिंग से प्रॉफिट कमाया है और उन्हें बेटर बार्गेनिंग पावर मिलती है। एजी मार्क सर्टिफिकेशन। एजी मार्क एक सर्टिफिकेशन मार्क है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करता है। एजी मार्क का एम है कि क्वालिटी एश्योरेंस प्रोवाइड किया जाए। ये प्रोडक्ट्स को सेट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग टेस्ट करता है, जो डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन डीएमआई के अंडर होता है। स्टैंडर्ड की बात करें तो एजी मार्क स्टैंडर्ड अब तक 222 डिफरेंट कम्युनिटीज के लिए सेट किया गया है। एग्जाम्पल, एजी मार्क सर्टिफाइड स्पाइसेस को ग्लोबल मार्केट में ट्रस्ट किया जाता है क्योंकि ये सर्टिफिकेशन गारंटी करता है कि प्रोडक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है। तो हमने ये सीखा, सीएससीपी एमएसपी रिकमेंड करता है जो फार्मर को फेयर प्राइस गारंटी करता है। नाबार्ड रूरल डेवलपमेंट के लिए क्रेडिट प्रोविजन करता है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रिफाइनेंस करता है। एसएफएसी एग्रीकल्चर बिजनेस प्रोजेक्ट को प्रमोट करता है और एफपीसी को हेल्प करता है। एपेडा ग्लोबल एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है और एजी मार्क सर्टिफिकेशन प्रोडक्ट क्वालिटी को इंश्योर करता है। ये सब इनिशिएटिव मिलकर इंडियन एग्रीकल्चर को स्ट्रांग बनाते हैं, फार्मर की इनकम को इंक्रीज करते हैं और उनको ग्लोबल मार्केट में भी एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं लाइव स्टॉक सेंसस। पीरियोडिक सेंसस। लाइव स्टॉक सेंसस इंडिया में 1919-20 से हर कुछ सालों में कंडक्ट किया जाता है। यह सेंसस सभी डोमेस्टिकेटेड एनिमल का हेड काउंट करता है, जिसमें केटल यानी कि गाय, भैंस, शिप, गॉट, पोल्ट्री, हॉर्सेस, कैमल और अदर एनिमल इंक्लूड होते हैं। 20th लाइव स्टॉक सेंसस 2019 को देखते हैं। कंडक्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। टोटल लाइव स्टॉक प्रोडक्शन 536.76 million animals, 4.8% इंक्रीज फ्रॉम द 2012। बोमाइन पॉपुलेशन की बात करें तो जैसे कि केटल, बफेलो, मिथुन एंड याक 79 million, 1% इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस सेंसस।
केटल प्रोडक्शन पॉपुलेशन 193.46 मिलियन, यानी कि 1.3% इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस सेंसस। इंडिजिनस एंड नॉन डेस्क्रिप्ट केटल डिक्रीज, इंडिजिनस और नॉन डेस्क्रिप्ट केटल की पॉपुलेशन में 6% डिक्रीज हुआ है, जो इंडिया के ट्रेडिशनल केटल ब्रीड का डिक्लाइन दिखाता है। रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। वेस्ट बंगाल और केरला जैसे स्टेट में लार्ज डेयरी फार्म है जहां केटल पॉपुलेशन को मैनेज किया जाता है। यहाँ पर बफेलो और कौ दोनों का प्रोडक्शन होता है जो डेयरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ स्टॉक सेंसस पॉलिसी प्लानिंग। लाइव स्टॉक सेंसस के डाटा से गवर्नमेंट को एनिमल हस्बेंड्री के सेक्टर में पॉलिसीज बनाने में मदद मिलती है। रिसोर्स एलोकेशन, इससे फोडर और वेटनरी केयर्स की नीड्स को समझने में मदद मिलते हैं और रिसोर्सेज को एफिशिएंट एलोकेट किया जा सकता है। इकोनॉमिक ग्रोथ, लाइव स्टॉक सेक्टर का मेजर रोल है रूरल इकोनॉमिक में, खासकर मिल्क प्रोडक्शन और मीट के लिए। लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स को देखते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स का मेन ऑब्जेक्टिव था इनइक्विलिटी को रिड्यूस करना और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को फेयर बनाना। की कंपोनेंट्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स को देखते हैं। एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम के अंदर जमींदार यानी कि मिडलमैन को टैक्स कलेक्शन का काम दिया गया था और उसके पास बहुत ज्यादा लैंड थी। एवोल्यूशन से ये मिडलमैन लेयर्स हटा दी गई और डायरेक्टली कल्टीवेटर्स यानी कि फार्मर्स को लैंड दिया गया। इससे लैंड ओनर्स को अपनी इनकम का ज्यादा हिस्सा मिलने लगा। एग्जाम्पल, बिहार और उत्तर प्रदेश में जमींदारी सिस्टम का एवोल्यूशन बहुत सक्सेसफुल रहा और इससे लैंड लेस फार्मर को अपनी जमीन मिल गई, जिससे उनका लिवलीहुड इंप्रूव हुआ। टेनेंसी रिफॉर्म, टेनेंसी रिफॉर्म का एम था कि जो फार्मर जमीन पर काम कर रहे थे उनको ओनरशिप या टेन्यूर सिक्योरिटी मिले। ये रिफॉर्म रेंट कंट्रोल भी इम्पोज करता है, जिससे लैंड लॉर्ड्स उससे ज्यादा रेंट नहीं ले सकते। जैसे कि केरला में लैंड टेनेंसी रिफॉर्म के बाद टीनेंट्स को अपनी जमीन पर सिक्योरिटी मिली और लैंड लॉर्ड्स को उसका रेंट रेगुलेट करना पड़ा। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, लैंड सीलिंग का गोल था कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को इक्विटेबल बनाया जा सके। इसमें लैंड होल्डिंग का मैक्सिमम लिमिट सेट की गई थी। लैंड सीलिंग एक्ट ने लार्ज लैंड ओनर को लैंड के एक्सेस पोर्शन को रिडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फोर्स किया। इससे जो लार्ज स्टेट थे उसने लैंड का एक पार्ट लैंडलेस फार्मर को दिया गया। एग्जाम्पल, तमिलनाडु में लैंड सीलिंग लॉज ने लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन को इंश्योर किया, जिससे बहुत सारे स्मॉल फार्मर्स को जमीन मिली और उनका लिवलीहुड इंप्रूव हुआ। लैंड कंसोलिडेशन, लैंड कंसोलिडेशन का पर्पस था कि जो फ्रेगमेंटेड और स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग हैं उन्हें कंसोलिडेट करके लार्जर मोर इफिशिएंट यूनिट बनाए जा सके। ये फार्मर के लिए जमीन को मैनेज करना इजी बनाता है और प्रोडक्शन इंक्रीज करने में मदद करता है। रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। पंजाब में लैंड कंसोलिडेशन स्कीम के थ्रू छोटी छोटी लैंड होल्डिंग को मर्ज किया गया, जिससे इरिगेशन और फार्मिंग इफिशिएंसी इंक्रीज हुई। अब बात करते हैं व्हाई दिस रिफॉर्म्स वेयर नेसेसरी। जमींदारी सिस्टम में मिडलमैन का एक्सप्लॉयटेशन फार्मर के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक था। उन्हें उनके प्रोड्यूस का फेयर प्राइस नहीं मिलता था। टेनेंसी रिफॉर्म से फार्मर को जमीन पर अपना हक मिलता था और वो अपने क्रॉप और प्रोडक्शन में ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते थे। लैंड सीलिंग ने लैंड के कंसंट्रेशन को रोकने में मदद की और ये इंश्योर किया कि जमीन किसके पास हो वो उसका प्रोडक्टिव यूज करे। लैंड कंसोलिडेशन से फ्रेगमेंटेड जमीन को एक साथ आकर देना पॉसिबल हो सकता है, जिससे फार्मिंग प्रैक्टिसेस को मॉडर्नाइज किया जा सकता था। तो हमने ये सीखा, लाइव स्टॉक सेंसस से हमें एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर की ग्रोथ का पता चलता है
और किस रीजन में किस टाइप का लाइफ स्टॉक ज्यादा है ये समझने में मदद मिलती है। लैंड रिफॉर्म्स का एम था लैंड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना और फार्मर को सिक्योर टेन्यूर देना, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक स्टेटस इंप्रूव हो सके। अब बात करते हैं लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया 1972 टू 1985। ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम DPAP 1973। ड्रॉट प्रोन एरिया के इश्यूज को एड्रेस करना, स्पेशली बेरन लैंड मैनेजमेंट और वाटर कंजर्वेशन। फोकस एरिया की बात करें तो लैंड डेवलपमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग एंड एफोरेस्टेशन। एग्जाम्पल, राजस्थान जैसे ड्रॉट प्रोन स्टेट्स में DPAP ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर वेस्ट वेस्टलैंड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किए, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुए और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई। अब इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP 1978। इसकी पर्पज की बात करें तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट के लिए मल्टी सेक्टरल अप्रोच, जिसमें लैंड डेवलपमेंट और वाटर सेट मैनेजमेंट भी इंक्लूड थे। इसकी मेन गोल की बात करें तो पॉवर्टी रिडक्शन, लिवलीहुड जनरेशन और लैंड के प्रॉपर यूज का प्रमोशन। एग्जाम्पल, आंध्र प्रदेश में IRDP के थ्रू लैंड डेवलपमेंट और वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट से फार्मर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई और उनकी इनकम इंप्रूव हुई। अब नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP 1980। इसकी पर्पज की बात करें तो रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना और लैंड रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस करना, जैसे वेस्ट लैंड डेवलपमेंट, सॉइल कंजर्वेशन और एफोरेस्टेशन। एग्जाम्पल, मध्य प्रदेश में NREP के अंदर सॉइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट और वेस्ट लैंड डेवलपमेंट से फार्मर को एम्प्लॉयमेंट मिलने के साथ उनकी लैंड की फर्टिलिटी भी इंप्रूव हुई। अब बात करते हैं लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया 1985 टू 2001। रिवीजन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग 1985। पर्पज इसकी देखते हैं, लैंड सीलिंग लॉ को रिवाइज करना ताकि लैंड कंसंट्रेशन को कंट्रोल किया जा सके और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को और इक्विटेबल बनाया जा सके। फोकस एरिया की बात करें तो लार्ज लैंड होल्डिंग को लिमिट करना और लैंडलेस फार्मर को जमीन देना। एग्जाम्पल, तमिलनाडु में लैंड सीलिंग लॉ का इम्प्लीमेंटेशन करके लैंडलेस फार्मर को लैंड मिलने लगा, जो उनके लिवलीहुड को इंप्रूव करने में मददगार साबित हुई। नेशनल वेस्ट लैंड डेवलपमेंट बोर्ड NWDP DB 1985। इसकी पर्पज की बात करें तो वेस्ट लैंड को प्रोडक्टिव लैंड में कन्वर्ट करना, खासकर एग्रीकल्चर के लिए। इसकी मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वेस्टलैंड को रिक्लेम करना, जिससे एग्रीकल्चर और अदर प्रोडक्टिव यूजेस के लिए लैंड अवेलेबल हो। एग्जाम्पल, हरियाणा में NWDP के थ्रू वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जिसमें बैरन लैंड को यूज करके एग्रीकल्चर के लिए प्रोडक्टिव बनाया गया। पंचायती राज एक्ट 1988। इसकी पर्पज की बात करें तो लोकल गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करना और पंचायत को लैंड मैनेजमेंट और डेवलपमेंट में एक्टिव रोल देना। इसकी गोल की बात करें तो लोकल लेवल पर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन और लैंड मैनेजमेंट को बेटर बनाया जा सके। एग्जाम्पल, केरला में पंचायती राज एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन से लोकल बॉडीज को लैंड रिफॉर्म और रिसोर्सेस एलोकेशन में ज्यादा अथॉरिटी मिली, जिससे रूरल डेवलपमेंट और लैंड मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया गया। अब नेशनल लैंड यूज पॉलिसी 1988। इसकी पर्पज की बात करें तो लैंड यूज को स्ट्रेटेजिकली प्लान करना, लैंड का ऑप्टिमल यूज करना और लैंड यूज कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना। इसका गोल ये होता है कि सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट को प्रमोट करना ताकि लैंड का प्रॉपर यूज हो और एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट किया जा सके। एग्जाम्पल, पंजाब और हरियाणा में नेशनल लैंड यूज पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन से लैंड को इफिशिएंटली यूज किया गया, जिसमें एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन और फॉरेस्ट के लिए लैंड को बैलेंस किया गया। अब बात करते हैं व्हाई दिस रिफॉर्म्स वेयर इम्पोर्टेंट। ड्राउट प्रोन एरिया। इंडिया में कई ऐसे रीजन हैं जो ड्राउट प्रोन हैं। DPAP ने इन रीजन में वाटर कंजर्वेशन एंड बैरन लैंड मैनेजमेंट के थ्रू एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया ताकि फार्मर को रेगुलर इनकम मिले। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट।
IRDP का एम था कि लैंड डेवलपमेंट और वाटर मैनेजमेंट को इंटीग्रेट करके रूरल एरिया में पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सके और फार्मर को बेटर लिवलीहुड दिया जा सके। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन NREP के अंडर रूरल रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया गया, खासकर लैंड रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करके, जैसे वेस्ट लैंड डेवलपमेंट और सॉइल कंजर्वेशन। लैंड सेलिंग के रिवीजन से ज्यादा लैंड स्मॉल फार्मर को मिलने लगा, जिससे लैंड लेस को रिड्यूस किया गया और फार्मर को प्रोडक्टिव यूज के लिए जमीन दी गई। वेस्टलैंड रिक्लेमेशन NWDB ने वेस्टलैंड को प्रोडक्टिव बनाया, जिससे एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा जमीन अवेलेबल हुई और लैंड के एफिशिएंट यूज को इंश्योर किया गया। लोकल एम्पावरमेंट पंचायती राज एक्ट ने लोकल गवर्नेंस को एम्पावर किया और लैंड मैनेजमेंट में उसका रोल बढ़ा दिया, जिससे लैंड रिफॉर्म को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना आसान हुआ। सस्टेनेबल लैंड यूज नेशनल लैंड यूज पॉलिसी ने लैंड कंजर्वेशन और सस्टेनेबल मैनेजमेंट को प्रमोट किया, ताकि लैंड का ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो और एनवायरनमेंट बैलेंस में रहे। तो हमने ये सीखा कि 1972 टू 2001 के दौरान इंडिया में लैंड रिफॉर्म का एक इम्पोर्टेंट फेज रहा, जिसमें ड्राउट प्रोन एरिया को एड्रेस करना, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और वेस्टलैंड को प्रोडक्टिव बनाना जैसे की रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट किए गए। लैंड सीलिंग, पंचायती राज एक्ट और नेशनल लैंड यूज पॉलिसी जैसे रिफॉर्म से लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को इक्विटेबल बनाया गया और लैंड का प्रॉपर यूज इंश्योर किया गया। अब बात करते हैं लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया 2001 प्रेजेंट में जो है 2001 टू प्रेजेंट। अर्बन लैंड पॉलिसी ULP 2007। इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इक्विटेबल एसेस टू लैंड, ताकि ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को लैंड का फेयर एसेस मिले। इफिशिएंट एंड सस्टेनेबल लैंड यूज, लैंड का सस्टेनेबल और इफिशिएंट यूज हो, जिससे ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो। कर्ब्स स्पेकुलेशन, लैंड प्राइस स्पेकुलेशन को रोकना, जिससे प्राइस आर्टिफिशियली हाई ना हो। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अर्बन डेवलपमेंट में प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना। स्ट्रेथन अर्बन गवर्नेंस को स्ट्रॉन्गर बनाना, ताकि लैंड मैनेजमेंट और डेवलपमेंट बेटर हो। एग्जाम्पल, मुंबई में ULP के अंडर लैंड यूज प्लानिंग और डेवलपमेंट को बेटर मैनेज किया गया, जिससे हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया गया। अब लैंड पूलिंग पॉलिसी, पर्पस की बात करें तो लैंड ओनर अपनी लैंड वॉलेंटरली कॉमन पूल में कंट्रीब्यूट करते हैं और उसके बदले में डेवलप्ड प्लॉट और अदर बेनिफिट्स मिलते हैं। बेनिफिट्स की बात करें तो ये पॉलिसी मेनली अर्बन डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल, दिल्ली में लैंड पूलिंग से डेवलपमेंट का प्रोसेस फास्ट हुआ, जिसमें लैंड ओनर्स ने अपनी जमीन डेवलप्ड करने के लिए कंट्रीब्यूट किया और उनका बेटर फैसिलिटीज और लैंड वैल्यू मिली अब राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्वाजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2013। इसकी की प्रोविजंस को देखते हैं। फेयर कंपनसेशन, जब गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करती है तो लैंड ओनर्स को 4 टाइम्स मार्केट वैल्यू मिलता है रूरल एरिया में और 2 टाइम्स मार्केट वैल्यू मिलता है अर्बन एरिया में। सोलेटियम, 100% सोलेटियम मिलता है, जो एक वन टाइम पेमेंट होता है दोनों रूरल एंड अर्बन एरिया में। प्राइवेट प्रोजेक्ट के लिए 80% कंसेंट की रिक्वायरमेंट को रिमूव कर दिया गया, अब सिर्फ 21% कंसेंट होना चाहिए। एग्जेम्पशन की बात करें तो कुछ एसेंशियल प्रोजेक्ट को कंसेंट रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट किया गया, जैसे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट, गवर्नमेंट को एडिक्वेट रिहैबिलिटेशन और रिसेटलमेंट पैकेज देने की ड्यूटी है, जो लैंड एक्विजिशन से इफेक्ट है। एग्जाम्पल, उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर में लैंड एक्विजिशन के लिए 2013 एक्ट के तहत फार्मर को फेयर कंपनसेशन एंड रीसेटलमेंट पैकेज दिए गए, जिससे उनकी लाइफ स्टैंडर्ड इंप्रूव हुई। अब एग्रीकल्चरल लैंड
लीजिंग एक्ट 2016। इसकी की फीचर्स को देखते हैं। लीगल लैंड लीजिंग, लैंडलॉर्ड को अब एग्रीकल्चर के लिए अपनी लैंड लीज पर देने की लीगल परमिशन मिलती है, जिससे म्यूचुअल कंसेंट से लीज एग्रीमेंट बनाया जा सकता है। लीज होल्डर को इंस्टीट्यूशनल लोन, इंश्योरेंस और डिजास्टर रिलीफ मिलती है, जिससे उनके लिए इन्वेस्टमेंट करना आसान होता है। ऑटोमेटिक रिजम्पशंस, लीज पीरियड के बाद लैंड ऑटोमेटिकली रिज्यूम हो जाती है, जिससे लैंडलॉर्ड्स को अपनी लैंड का प्रॉपर कंट्रोल मिलता है। स्पेशल लैंड ट्राइब्यूनल्स, लैंड डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए स्पेशल लैंड ट्राइब्यूनल्स बनाया गया है, जो सिविल कोर्ट के फ्रेमवर्क के अंदर काम करता है। एग्जाम्पल, तमिलनाडु में एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग के थ्रू फार्मर को इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिल रहा है और लैंड लॉर्ड्स को अपनी लैंड इफिशिएंटली मैनेज करने का चांस मिल रहा है। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। अर्बन लैंड पॉलिसी, अर्बन डेवलपमेंट में लैंड का प्रॉपर यूज और गवर्नेंस को इंश्योर करने की पॉलिसी। ये लैंड प्राइस को स्टेबलाइज करने में हेल्प करती है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट करती है। लैंड पूलिंग पॉलिसी, इसमें लैंड ओनर अपनी जमीन वॉलेंटरली एक कॉमन पूल में कंट्रीब्यूट करते हैं और उसके बदले में डेवलप प्लॉट या लैंड के लिए कंपनसेशन मिलता है। ये अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए यूज होता है। फेयर कंपनसेशन एंड सोलिटियम, फेयर कंपनसेशन का मतलब है कि जब गवर्नमेंट लैंड एक्वायर्ड करती है तो लैंड ओनर को मार्केट प्राइस से ज्यादा कंपनसेशन मिलता है। सोलिटियम एक एडिशनल पेमेंट होता है जो लैंड एक्विजिशन के दर्द और इनकन्वीनियंट को कॉम्पनसेट करता है। एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट, इस एक्ट के थ्रू लैंड ओनर अपनी जमीन को लीगली लीज पर दे सकता है और लीज होल्डर को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, जैसे लैंड इंश्योरेंस और डिजास्टर रिलीफ। तो हमने ये सीखा 2001 के बाद की लैंड रिफॉर्म ने लैंड एक्विजिशन, लीजिंग और अर्बन डेवलपमेंट को ट्रांसपेरेंट, इक्विटेबल और इफिशिएंट बनाया है। ये लैंड रिफॉर्म न सिर्फ फार्मर के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, बल्कि अर्बन डेवलपमेंट को भी सस्टेनेबल बना रहा है। अब बात करते हैं लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन एंड रिलेटेड स्कीम। नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम NLRMP 2008। इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो NLRMP का मेन गोल था लैंड रिकॉर्ड्स को मॉडर्नाइज करना, ताकि लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स को कम किया जा सके और लैंड एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट बनाया जा सके। इसकी की फीचर्स को देखते हैं। कंप्यूटराइज लैंड रजिस्ट्रेशन, लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटली स्टोर करना और रजिस्टर्ड करना, जिससे मैनुअल एरर और फ्रॉड्स रिड्यूस होता है। इम्प्रूव लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, एक्यूरेट एंड रियल टाइम लैंड डाटा प्रोवाइड करना, जिससे गवर्नमेंट और सिटीजन को लैंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन इजिली एसेसेबल हो। स्ट्रेंथन लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट अथॉरिटीज को लैंड मैनेजमेंट के लिए बेटर टूल और टेक्नोलॉजीज देना। एग्जाम्पल, बिहार में NLRMP के तहत लैंड रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज किया गया। इससे लैंड डिस्प्यूट्स में सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखा गया और फार्मर को लैंड टाइटल्स इजिली मिल गया। अब डिजिटल इंडिया रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम DILRMP 2008। इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये प्रोग्राम लैंड और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स को स्ट्रीमलाइन करने और रिड्यूस करने के लिए लॉन्च किया गया है। इसकी की फीचर्स देखते हैं। लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करना और स्टैंडर्डाइज करना, ताकि सभी स्टेट्स में एक यूनिफाइड सिस्टम हो जाए। लैंड टाइटल सर्टिफिकेशन को इंश्योर करना, जिससे लैंड ओनरशिप क्लियर हो जाए और डिस्प्यूट्स रिड्यूस हो सके। एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश में DILRMP के अंडर लैंड टाइटल सर्टिफिकेशन का सिस्टम शुरू किया गया, जिससे फार्मर को उनके लैंड के हक में लीगल डॉक्यूमेंट मिले, जो उनकी फाइनेंशियल इंक्लूजन और लैंड राइट्स को सिक्योर करती है। अब स्वामित्व स्कीम तो 2021,
इसकी फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। इस स्कीम का एम था रूरल एरिया में लैंड पार्सेल को मैप करना ताकि लैंड ओनरशिप क्लियर हो सके और डिस्प्यूट रिड्यूस हो सके। इसमें जो टेक्नोलॉजीज यूज की जाती है वो है ड्रोन टेक्नोलॉजी। ड्रोन का यूज किया गया फॉर एक्यूरेट मैपिंग ऑफ लैंड पार्सेल, कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन। इस टेक्नोलॉजी से लैंड मैपिंग में एक्यूरेसी और रियल टाइम डाटा गैदर करना पॉसिबल हुआ। इससे ये बेनिफिट हुआ कि रूरल एरिया में जो लैंड डिस्प्यूट्स होते हैं उन्हें रिड्यूस करना और रूरल प्रॉपर्टी राइट्स को इन्फोर्स करना। एग्जाम्पल, हरियाणा में स्वामित्व स्कीम के थ्रू ड्रोन से लैंड मैपिंग की गई और इससे विलेज लेवल लैंड डिस्प्यूट्स में काफी कमी आई। फार्मर को अब अपनी जमीन का क्लियर टाइटल मिल गया जो उनको लोन लेने में मदद करता है। यूनिक लैंड पार्सेल आइडेंटिफिकेशन नंबर ULPIN, भू आधार जिसे कहते हैं। इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये एक नेशनल इनिशिएटिव है जिसमें हर लैंड पार्सेल को एक यूनिक आइडेंटिफायर दिया जाता है सिमिलर टू आधार नंबर फॉर इंडिविजुअल्स। इसकी बेनिफिट्स ये है कि ये सिस्टम लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करता है और हर लैंड पार्सेल को इजिली आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। इससे लैंड रिलेटेड फ्रॉड्स और डिस्प्यूट्स को मिनिमाइज किया जाता है। इसकी फीचर्स की बात करें तो हर लैंड पार्सेल को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है जो सिक्योर, एक्यूरेट और स्टैंडर्डाइज होता है। एग्जाम्पल, महाराष्ट्र में ULPIN सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने से लैंड रिकॉर्ड्स को इजिली एसेस किया गया और लैंड डिस्प्यूट्स को ट्रैक करना इजी हो गया। ये फार्मर के लिए जमीन और पर ऑनरशिप प्रूव करना काफी सिंपल बना गया है। अब नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन NLMC, इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो NLMC का एम है गवर्नमेंट और PSUs पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के सरप्लस और अनयूज लैंड को मोनेटाइज करना जिससे लैंड का बेटर यूटिलाइजेशन हो सके। इसकी की फीचर्स को देखते हैं। मोनेटाइजेशन मीन्स गवर्नमेंट लैंड को सेल या लीज करना ताकि उसे रेवेन्यू जनरेट हो सके। लैंड को प्रोडक्टिव यूज में लाना जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए यूज करना। एग्जाम्पल, मुंबई में गवर्नमेंट और PSUs के अंदर जो अनयूज लैंड थी उनको मोनेटाइज किया गया और वहां पे रेसिडेंस और कमर्शियल प्रोजेक्ट शुरू किए गए। इससे रेवेन्यू जनरेशन हुई और अर्बन डेवलपमेंट को बूस्ट मिल गई। तो हमने ये सीखा लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन से लैंड डिस्प्यूट्स में रिडक्शन आई है और लैंड राइट्स को सिक्योर किया गया है, स्पेशली थ्रू स्कीम्स लाइक NLRMP, DILRMP, स्वामित्व और ULPIN। ये स्टेप्स फार्मर, अर्बन डेवलपमेंट और सिटीजन्स को एफिशिएंट लैंड मैनेजमेंट और क्लियर ओनरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। अब बात करते हैं कमिटीज रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। कुमारप्पा कमेटी 1948, इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये कमेटी लैंड रिफॉर्म्स पर इनिशियल रिकमेंडेशंस देने के लिए थी, स्पेशली एग्रीकल्चर और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के इश्यूज को एड्रेस करना। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को इक्विटेबल बनाता है ताकि लैंडलेस फार्मर को जमीन मिले। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए लैंड रिफॉर्म्स और कोऑपरेटिव फार्मिंग को प्रमोट किया गया। एग्जाम्पल, कुमारप्पा कमेटी की रिकमेंडेशंस ने कोऑपरेटिव फार्मिंग को इनकरेज किया जिससे स्मॉल फार्मर को लैंड के इफिशिएंट यूज करने का मौका मिला। अब बात करते हैं दंतवाला कमेटी। इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इस कमेटी का गोल था लैंड रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में इम्प्रूवमेंट लाना। इसके की रिकमेंडेशंस को देखते हैं। स्ट्रिक्टर इन्फोर्समेंट ऑफ लैंड सीलिंग लॉ, जमीन की अपर लिमिट सेट करना ताकि लैंड कंसंट्रेशन ना हो और जमीन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। कंसोलिडेशन ऑफ फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, छोटे फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग को एक साथ लाके जमीन को इफिशिएंट यूज करना। इम्प्रूवमेंट ऑफ टेन्यूरल सिक्योरिटी फॉर टेनेंट,
टेनेंट को सिक्योर करना और उनके राइट्स को गारंटी देना। एग्जाम्पल, बिहार और यूपी में लैंड सीलिंग लॉ को इम्प्लीमेंट करने के बाद जो जमीन कंसंट्रेट थी उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ और जमीन का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल हो सका। भार्गवा कमेटी 1974। इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये कमेटी लैंड रिकॉर्ड्स और लैंड मैनेजमेंट को एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए थी। इसके रिकमेंडेशंस को देखते हैं। कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करना ताकि एरर और फ्रॉड्स कम हो सके। सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर, जमीन के ऑनरशिप को ट्रांसफर करने की प्रोसीजर को सिंपल बनाना। स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, लैंड मैनेजमेंट के लिए बेटर इंस्टीट्यूशन बनानी थी। एग्जाम्पल, राजस्थान में भार्गवा कमेटी के रिकमेंडेशंस के बाद लैंड रिकॉर्ड्स की कंप्यूटराइजेशन हुई और लैंड डिस्प्यूट्स में सिग्निफिकेंट रिड्यूस आई। अब हनुमंथा राव कमेटी 1978। इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये कमेटी लैंड रिफॉर्म्स को स्ट्रीमलाइन करने और लैंड एक्विजिशन को ज्यादा ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बनाने के लिए थी। रिकमेंडेशंस को देखते हैं। सरप्लस लैंड आइडेंटिफिकेशन, एक्विजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को स्ट्रीमलाइन करना। सपोर्ट सर्विस देना न्यूली सेटल्ड फार्मर को, जैसे इरिगेशन, सीड एंड अदर फार्मिंग इनपुट्स। एग्जाम्पल, आंध्र प्रदेश में हनुमंथा राव कमेटी के रिकमेंडेशन से लैंड एक्विजिशन प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाया गया और न्यू फार्मर को प्रॉपर सपोर्ट दिया गया, जैसे लैंड डेवलपमेंट स्कीम। अब नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1978, चेयर्ड बाय एम एन स्वामीनाथन। इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये कमीशन एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स और लैंड ओनरशिप को एड्रेस करने के लिए थी। रिकमेंडेशंस को देखते हैं। लैंड ओनरशिप रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट करना, जैसे टेनेंट को जमीन का राइट्स मिले। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, स्मॉल लैंड होल्डर्स को लार्जर कंसोलिडेटेड लैंड होल्डिंग में कन्वर्ट करना ताकि फार्मिंग काफी प्रोडक्टिव हो। एग्जाम्पल, पंजाब और हरियाणा में स्वामीनाथन कमीशन के रिकमेंडेशन से लैंड कंसोलिडेशन और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में इंप्रूव हुई, जो ग्रीन रेवोल्यूशन का एक पार्ट बन गया। कमिटीज ऑन स्टेट एग्रीगेशन रिलेशन एंड अनफिनिश्ड टास्क इन लैंड रिफॉर्म्स 2008, चेयर्ड बाय अभिजीत सेन। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये कमेटी लैंड रिफॉर्म्स के अनफिनिश्ड टास्क को एड्रेस करने के लिए थी, जो इंडिपेंडेंस के बाद अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए थे। इसकी रिकमेंडेशंस की बात करें तो स्ट्रेंथनिंग एंड लैंड रिकॉर्ड्स, जमीन के एक्यूरेट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना और उन्हें रेगुलर अपडेट करना। एड्रेसिंग ट्राइबल लैंड एलियनेशन, ट्राइबल कम्युनिटीज के लैंड को उनसे छीन लिया गया था, इसलिए उनके लैंड राइट्स को रिस्टोर करना जरूरी था। लैंड एक्विजिशन फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस को रेगुलेट करना। एग्जाम्पल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में ट्राइबल लैंड एलाइनेशन को एड्रेस करते हुए लैंड रिफॉर्म की इम्प्लीमेंटेशन हुई और ट्राइबल फार्मर के लिए सिक्योर लैंड राइट्स दिए गए। अब द भूधन मूवमेंट 1951। इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये एक वॉलेंट्री मूवमेंट था जिसमें लैंडेड क्लासेस को परसुएड किया गया था कि वो अपने जमीन का एक हिस्सा लैंडलेस फार्मर को दे। इसके की फीचर्स को देखते हैं। वॉलेंट्री डोनेशन ऑफ लैंड, भूधन मूवमेंट ने लैंड ओनर्स को अपनी जमीन देने के लिए इनकरेज किया, जिससे लैंडलेस फार्मर को फ्री लैंड मिल सके। ग्रामधन मूवमेंट 1952। इसके बाद ग्रामधन मूवमेंट स्टार्ट हुई, जिसमें पूरे विलेज को कलेक्टिव ओनरशिप दिया गया था। एग्जाम्पल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भूधन कमेटी के तहत लैंडलेस फार्मर को जमीन दी गई, जिससे उनके इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हुई। तो हमने ये सीखा, कमेटी रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स ने इंडिया में लैंड मैनेजमेंट, ओनरशिप एंड डिस्ट्रीब्यूशन को इम्प्रूव करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दिए हैं। इन कमिटीज के रिकमेंडेशंस का इम्पैक्ट जमीन का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड कंसोलिडेशन और टेनेंट राइट्स पर पड़ा है, जो अभी भी लैंड रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने में मददगार है। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग।
सिंपल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक प्री हार्वेस्ट एग्रीमेंट होता है जो बायर जैसे कि कंपनीज और प्रोड्यूसर जैसे कि फार्मर के बीच होता है। इस एग्रीमेंट के तहत फार्मर को अपने प्रोड्यूस खेत के निकली हुई क्रॉप्स को एक फिक्स्ड प्राइस पर बेचने की गारंटी मिलती है। इसके फीचर्स को देखते हैं। प्री हार्वेस्ट एग्रीमेंट, इसमें बायर और फार्मर पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि कितना प्रोड्यूस सप्लाई होगा और प्राइस क्या होगा। जैसे मान लो एक कंपनी ने फार्मर के साथ एग्रीमेंट किया कि वो 500 क्विंटल टोमेटोज 10 रुपए पर केजी पर खरीदेगा। एग्जाम्पल, रिलायंस फ्रेश या डाबर जैसे कंपनी फार्म प्रोड्यूस खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यूज करती है। अगर एक फार्मर टोमेटोज उगाती है तो वो पहले से जानता है कि कंपनी उसे 10 रुपए पर केजी में खरीदेगा, चाहे मार्केट प्राइस बढ़े या गिरे। सर्विस अंडर द एग्रीमेंट, प्री प्रोडक्शन सर्विस, इसमें इनपुट सप्लाई जैसे कि सीड, फर्टिलाइजर, ट्रेनिंग और गाइडेंस इंक्लूड होता है। प्रोडक्शन सर्विस जैसे इरिगेशन सिस्टम और फार्म मैनेजमेंट सपोर्ट। पोस्ट प्रोडक्शन सर्विस, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्टेशन के सर्विस भी इंक्लूड होते हैं। ऑनरशिप ट्रांसफर प्रोहिबिशन, मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018 के तहत फार्मर के लैंड की ओनरशिप को स्पॉन्सर कंपनी के नाम ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। मतलब अगर एक कंपनी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इन्वॉल्व है तो वो सिर्फ प्रोड्यूस खरीद सकता है, लैंड नहीं। एग्जेम्पशन फ्रॉम एपीएमसी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को एपीएमसी एक्ट के अंडर नहीं लाया जाता। इसका मतलब है कि एग्रीमेंट के थ्रू जो प्रोड्यूस बेचा जाता है उस पर एपीएमसी मंडी के रूल्स और रेगुलेशन अप्लाई नहीं होते। एपीएमसी का मतलब है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जहां फार्मर को अपने प्रोड्यूस बेचने के लिए मंडी यानी कि मार्केट में जाना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से ये प्रोसेस बाईपास किया जाता है। स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स, स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स जो गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए रखी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के केसेस पर अप्लाई नहीं होता है। इसका मतलब है कि कंपनी को अपने स्टॉक को लिमिट करने की जरूरत नहीं होती जो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत प्रोड्यूस खरीदती है। अब बात करते हैं रीजंस फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। रिस्क मिटिगेशन, फार्मर्स को एक गारंटी प्राइस मिलता है चाहे मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएशन हो। ये फाइनेंशियल रिस्क को कम करता है। क्वालिटी एश्योरेंस, कंपनी को हाई क्वालिटी प्रोड्यूस चाहिए होता है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू वो अपने स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकती है। सप्लाई चेन इफिशिएंसी, कंपनी को एक कंसिस्टेंट सप्लाई मिलती है विदाउट डिपेंडिंग ऑन ओपन मार्केट कंडीशन। इकोनॉमिक ग्रोथ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से फार्मर को एसेस मिलता है, मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजी इनपुट और फाइनेंशियल सपोर्ट जो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। तो हमने ये सीखा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट है जिसमें बायर को स्टेडी सप्लाई मिलती है और फार्मर्स को फिक्स्ड प्राइस, क्वालिटी इनपुट्स और मार्केट एसेस। ये फार्मिंग सिस्टम ट्रेडिशनल मंडी सिस्टम से अलग है जिसमें फार्मर को डायरेक्ट बायर के साथ डील करने का चांस मिलता है। मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018 ने इस प्रोसेस को फॉर्मलाइज किया है और फार्मर के राइट्स को प्रोटेक्ट किया है, इंश्योरिंग दैट दे आर नॉट एक्सप्लॉइटेड बाय कॉर्पोरेट प्लेयर्स। अब बात करते हैं फैक्टर या पॉलिसीज अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया। राइस का प्राइस काफी फैक्टर पे डिपेंड करता है। रिसेंट ईयर में कुछ की फैक्टर्स हैं जो राइस के प्राइस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये फैक्टर गवर्नमेंट के पॉलिसीज, मार्केट कंडीशन और इंटरनेशनल ट्रेड के भी रिजल्ट है। अब की फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया को देखते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। एमएसपी एक प्राइस होता है जो गवर्नमेंट फार्मर को गारंटी देती है अपनी क्रॉप बेचने के लिए। राइस का एमएसपी सेट करने से गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि फार्मर को मिनिमम प्राइस मिले, चाहे मार्केट प्राइस किसी भी डायरेक्शन में हो। एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट ने राइस का एमएसपी 1900 पर क्विंटल सेट किया है तो फार्मर को प्राइस वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। गवर्नमेंट ट्रेडिंग,
गवर्नमेंट अपनी एजेंसी जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू राइस का ट्रेडिंग करती है। ये ट्रेडिंग राइस की अवेलेबिलिटी को मार्केट में इफेक्ट करती है, जो प्राइस फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल, अगर एफसीआई राइस खरीदती है मार्केट से, तो सप्लाई बढ़ जाती है और प्राइस कंट्रोल हो जाता है। गवर्नमेंट स्टॉक पिलिंग, गवर्नमेंट राइस का स्टॉक अपने पास रखती है स्टैटिक रिजर्व के लिए, ताकि किसी इमरजेंसी सिचुएशन जैसे ड्रॉट में सप्लाई मेंटेन की जा सके। जब स्टॉक बढ़ता है, मार्केट में राइस की अवेलेबिलिटी बढ़ती है और प्राइस स्टेबल रहते हैं। एग्जाम्पल, एफसीआई का काम होता है कि राइस को स्टॉक करके रखना, ताकि कंट्री में फूड सिक्योरिटी मेंटेन हो। कंज्यूमर सब्सिडीज, गवर्नमेंट अपना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू राइस को सब्सिडाइज प्राइस पर कंज्यूमर को देती है। ये डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है डिमांड और सप्लाई डायनेमिक पर। एग्जाम्पल, राशन शॉप के थ्रू गवर्नमेंट पुअर फैमिली को राइस चीप प्राइस पर देती है, जो डिमांड को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। अब करते बात पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। पब्लिक इन्वेस्टमेंट काफी इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर के ग्रोथ के लिए। गवर्नमेंट जैसे एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करती है, तो उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट फार्मर के इनकम और फूड सिक्योरिटी पे पड़ता है। जैसे कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, पीएसीएस। पीएसीएस प्राइमरी लेवल पर फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं फार्मर को। इनका कंप्यूटराइजेशन से ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और फार्मर को लोन, सब्सिडी और सर्विस इजीली मिलता है। एग्जाम्पल, ई कृषि केंद्र का सेटअप करके गवर्नमेंट फार्मर को बेटर एक्सेस देती है फाइनेंशियल सर्विस। सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, सोशल कैपिटल का मतलब है कम्युनिटी के म्यूचुअल कोऑपरेशन और ट्रस्ट। इसका फोकस कम्युनिटी को करने पर होता है, जिससे उनका कलेक्टिव ग्रोथ हो सकता है। एग्जाम्पल, सेल्फ हेल्प ग्रुप का डेवलपमेंट, जो फार्मर को कलेक्टिव वे में एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करने में मदद करता है। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी से क्रॉप को पोस्ट हार्वेस्ट लॉस से बचाया जा सकता है। ये गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी बनाती है, तो फार्मर अपने क्रॉप को ज्यादा देर तक स्टोर कर सकते हैं, जो उनके प्राइस फ्लक्चुएशन से प्रोटेक्ट करता है। सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स, सब्सिडीज और इंसेंटिव्स को पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाता है, क्योंकि ये फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है जो गवर्नमेंट फार्मर को इमीडिएट रिलीफ देने के लिए देती है। एग्जाम्पल, फर्टिलाइजर सब्सिडी फार्मर को लो कॉस्ट के फर्टिलाइजर प्रोवाइड करने के लिए होता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होती। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन इन इंडिया को में दे सकते हैं। इंडिया में कई रिवॉल्यूशंस आए जिन्होंने एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया है। हर रिवॉल्यूशन का एक स्पेसिफिक फोकस होता है और उसका इम्पैक्ट अलग होता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन फूड ग्रेन्स स्पेशली व्हीट एंड राइस पर फोकस है। इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हाई यील्डिंग वैरायटी का इंट्रोडक्शन और इरिगेशन और फर्टिलाइजर यूज को इम्प्रूव करना। एग्जाम्पल, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में व्हीट और राइस की प्रोडक्टिविटी में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आई थी। ब्लू रिवॉल्यूशन फोकस फिशरीज में, ऑब्जेक्टिव्स फिश फार्मिंग को प्रमोट करना और एक्वाटिक रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज करना। एग्जाम्पल, कोस्टल एरिया में फिश फार्मिंग ने फिशरमैन की इनकम को इम्प्रूव किया। वाइट रिवॉल्यूशन फोकस एरिया मिल्क प्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव इंडिया को मिल्क में सेल्फ सफिशिएंट बनाना। एग्जाम्पल, ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम के थ्रू अमूल जैसे कोऑपरेटिव्स ने मिल्क प्रोडक्शन को बूस्ट किया। पिंक रिवॉल्यूशन फोकस ऑनियन प्रोडक्शन एंड प्रॉन प्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव improve production techniques and international export। एग्जाम्पल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में ऑनियन प्रोडक्शन बढ़ा और प्रॉनिंग फार्मिंग ने एक्सपोर्ट में बूस्ट किया। येलो रिवॉल्यूशन फोकस ऑन ऑयल सीड प्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव वेजिटेबल ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाना और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। एग्जाम्पल, ग्राउंड नट और सोयाबीन का प्रोडक्शन में ग्रोथ देखी गई थी।
गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, फोकस ऑन जूट। ऑब्जेक्टिव, जूट की प्रोडक्शन को बढ़ाना और एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। एग्जाम्पल, वेस्ट बंगाल में जूट प्रोडक्शन के ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई थी। गोल्डन रिवॉल्यूशन, फोकस ऑन हॉर्टिकल्चरल, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स। ऑब्जेक्टिव, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। एग्जाम्पल, कश्मीर में एप्पल प्रोडक्शन और केरला में स्पाइसेस का एक्सपोर्ट बढ़ा। सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन, फोकस ऑन कॉटन, कॉटन फार्मिंग को मॉडर्नाइज करना। गुजरात और महाराष्ट्र में कॉटन प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट आई थी। सिल्वर रिवॉल्यूशन, फोकस ऑन एग एंड पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री इंडस्ट्री का ग्रोथ और एग प्रोडक्शन को बढ़ाना। आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में पोल्ट्री फार्मिंग में सिग्निफिकेंट ग्रोथ आई थी। तो हमने ये सीखा कि राइस के प्राइजेस काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज, एमएसपीज और स्टॉक के लिए। पब्लिक इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। रिवॉल्यूशंस ने अलग अलग क्रॉप्स और इंडस्ट्रीज को फोकस करके इंडिया की एग्रीकल्चर आउटपुट को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया है। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन ने फूड ग्रेन्स को बूस्ट किया, वैसे ही व्हाइट रिवॉल्यूशन ने डेयरी इंडस्ट्री को। ये सारी पॉलिसीज और रिवॉल्यूशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है एग्रीकल्चर ग्रोथ और प्राइस स्टेबिलिटी के लिए।